मैडोना ने सोचते हुए अटैची को देखा। इस अटैची को खोलकर देखने से इसकी असलियत मालूम हो सकती है। क्या मैं इसे खोलूं? उसने टॉयलेट के बंद दरवाजे को देखा। ट्रेन तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। उसका ख्याल था वो इतनी ही तेजी से अटैची के अंदर देखकर उसे दोबारा बंद करके अपनी जगह वापस आ जाएगी। वो उठकर खड़ी हो गई। उसके अंदर से कोई ऐसी चीज बरामद हो सकती थी जिससे वो फायदा उठा सकती थी, या वो चीज इस अजनबी जवान की शख्सियत पर रोशनी डाल सकती थी। वो लपक कर सामने वाली बर्थ के पास आई। अटैची नीचे रखी हुई थी। उसने घुटने टेक कर इसे बर्थ के नीचे से खींचा। इसमें ताला नहीं लगा था। इसे बड़ी आसानी से खोला जा सकता था, लेकिन जैसे ही इसने खोला एक मर्द का कहका सुनाई दिया। उसके हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। वो उछलकर पीछे गई, फिर अपनी बर्थ से टकराकर फर्श पर बैठी रह गई। खौफ और हैरत से अटैची को देखने लगी। हैरानी की बात ही थी, वो अटैची कह रही थी, प्लीज मुझे बंद कर दो। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। वहां से फिर वही आवाज उभर रही थी, क्या तुमने सुना नहीं? चलो हाथ बढ़ाओ और मुझे बंद कर दो। अटैची के सामने वाले हिस्से से एक छोटा सा कैमरा लेंस उभर आया। एक नन्ही सी सुरख रोशनी दिखाई दे रही थी। उभरती हुई आवाज कह रही थी, मुझे इस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखने का सबब क्या है? क्या तुमने पहले कभी अटैची नहीं देखी? अभी मैं नरमी से कह रहा हूं, वरना गर्मी से एक बार कहूंगा, दूसरी बार मेरे अंदर से एक धमाका होगा और तुम बुरी तरह जख्मी हो जाओगी। उसने फौरन ही आगे बढ़कर इसे बंद कर दिया। कैमरा लेंस खुद ब खुद इस अटैची में गुरूब हो गया। सुरख बत्ती बुझ गई। मैडोना इसे बर्थ के नीचे सिरकाकर जल्दी से अपनी बर्थ पर आकर लेट गई। अभी उसकी नजरें अटैची पर थीं। इसे आंखों से देखकर और कानों से सुनकर भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक अटैची मर्दाना आवाज में बोल रही थी। इसे बंद करते ही जैसे मुंह बंद हो गया था, वो बर्थ के नीचे खामोश पड़ी हुई थी। फिर उसे अपनी बदहवासी पर झुंझलाहट हुई। ऐसे वक्त उसने अटैची से उभरने वाली आवाज और लबो लहजे पर तवज्जो ना दी। इस तमाम अरसे में हैरानो परेशान रही। उसने लबो लहजे को याद करने की नाकाम कोशिश की। अगर वो आवाज गिरफ्त में आ जाती तो बोलने वाले के दिमाग में पहुंच जाती। फिर मालूम हो जाता कि किसकी आवाज टेप करके इस अटैची के कैसेट प्लेयर में रखी गई है। उसके दिमाग में सवाल पैदा हुआ, अगर वो कैसेट प्लेयर की आवाज होती तो बोलने वाले को कैसे इल्म होता कि वो अटैची को हैरानी से देख रही है और उसने अब तक अटैची बंद नहीं की। इसे बंद करने के बाद ही वो नाकाबिले फहम अटैची खामोश हुई थी। टॉयलेट का दरवाजा खुला। मैडोना ने बेख्तियार नजरें उठाकर देखा, मगर वो नहीं देख रहा था। नजरअंदाज करने का ये अंदाज उसे तकलीफ पहुंचा रहा था। वो बर्थ पर आकर बैठ गया। उसने झुककर नीचे से अटैची उठाई, उसे अपने पास रखकर खोला। मैडोना मुंतजिर थी कि फिर कहका बुलंद होगा और वह अटैची मर्दाना आवाज में बोलेगी, लेकिन ऐसी कोई बात न हुई। वो बेख्तियार उसे देख रही थी। अजनबी नौजवान ने उसकी तरफ देखे बगैर पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? वो चौंक गई। ये वही आवाज और लबो लहजा था जो अटैची से उभर रहा था। उसने सोचा, यह अच्छा ही हुआ कि मुझे लबो लहजा याद नहीं था। अगर मैं ख्याल ख्वानी करती तो इस जवान के दिमाग में जगह न मिलती। ये गैर मामूली शख्सियत का हामिल है। मुझे मोहतात रहने के लिए इतना ही काफी है कि ये बाबा साहब के इदारे से आया है। उसने पूछा, क्या तुम गूंगी हो? मेरे सवाल का जवाब दो। वो नागवारी से बोली, अपना लहजा दुरुस्त करो। तुमने मुझे गूंगी कहने की जुर्रत कैसे की? वो अपना हाथ बढ़ाकर उसे देखते हुए बोला, ये हाथ किसी औरत पर नहीं उठते, लिहाजा मेरी जुबान की सख्ती बर्दाश्त कर लो। तुम मेरी जात में दिलचस्पी क्यों ले रही हो? क्या तुम खुद को गुलफाम समझते हो? तुम्हें यह खुशफहमी क्यों है कि कोई भी औरत तुम्हें देखते ही दिलचस्पी लेने लगती है? अजनबी जवान ने चंद तस्वीरें अटैची से निकालकर उसकी तरफ बढ़ाईं। वो कभी न लेती, उसके हाथ को झटक देती, मगर अपनी एक तस्वीर पर नजर पड़ते ही उसने लपक कर तमाम तस्वीरें ले लीं। उन्हें एक एक करके हैरानी से देखने लगी। वो सब उस वक्त उतारी गई थी जब वो अटैची खोल चुकी थी। फिर खौफ और हैरत से चीख पड़ी थी। इसके बाद पीछे आकर खामोशी से अपनी बर्थ से टकराकर बैठ गई थी और आंखें फाड़ फाड़ कर अटैची की जानिब देख रही थी। उसके हर एक्शन की तस्वीर उसके सामने मौजूद थी। ये चोरी पकड़ी जाने पर उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो फौरन ही बात बनाते हुए बोली, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं अक्सर ऐसी हरकतें करने लगती हूँ जिस पर बाद में शदीद हैरानी होती है, मगर मैं हैरानी का इजहार नहीं होने देती, ढीठ बन जाती हूँ, क्योंकि मेरी कोई नापसंदीदा हरकत किसी की नज़रों में नहीं आती। आज पहली बार मेरी हरकत पकड़ी गई है। तुम कहना चाहती हो कि तुम पर किसी ने जादू किया है। मैं ऐसा कहूंगी तो तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। आज के साइंसी दौर में जादूगरी महज बचकाना बात है, मगर मैं कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ जैसे कोई अनजानी कुव्वत मुझसे मेरी मर्जी के खिलाफ काम कराती रहती है। वो खुश्क लहजे में बोला, किसी डॉक्टर या माहिर नफ्सियात से रुजू करो, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, वरना पुलिस वाले दुरुस्त कर देंगे। वो गुफ्तगू के इस अंदाज पर तिलमिला रही थी और सोच रही थी, गुस्सा दिखाने से कशीदगी बढ़ेगी, दोनों तरफ खामोशी रहेगी और मैं इसके मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं कर सकूंगी। वो जबरन मुस्कुराकर बोली,
मुझे मैडोना कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? मुसाफिरों के नाम उनके कैबिनों के दरवाजों पर लगा दिए जाते हैं, मेरा नाम भी दरवाजे पर लगा हुआ है। उसने अटैची से एक किताब निकाली। उसी वक्त एक तस्वीर किताब से निकलकर नीचे फर्श पर गिरी। मैडोना ने देखा, तस्वीर औंधी पड़ी हुई थी। वो किसकी है नजर नहीं आ रही थी। अजनबी जवान बर्थ की पुश्त से टेक लगाकर किताब का मुतालिया कर रहा था। वो बोली, मैंने दरवाजे पर लगी हुई चिट पड़ी है। तुम मिस्टर एटी हो, मगर ये कुछ अजीब सा नाम है। एटी के मायने क्या है? वो जैसे मुताले में गर्क हो गया था। मैडोना की आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। यह भी गुस्सा दिलाने वाली बात थी, मगर वो बर्दाश्त कर रही थी। उधर वो अपने दिमाग में रसवंती की आवाज़ सुनकर कह रहा था, मामा, मैं यहां बैठकर सोच के जरिए गुफ्तगू नहीं कर सकता। ये सामने बैठी हुई औरत बार बार मुझे मुखातिब कर रही है, टॉयलेट में जाओ। वो उठकर टॉयलेट की तरफ गया, फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। इसके बाद बोला, मामा, ये वही औरत है जिसकी मुख्तलिफ तस्वीरें इंटेलिजेंस वालों ने बाबा साहब के इदारे को भेजी थी। पिछली रात से सोनिया मामा ने डैनी दानियाल को इसके पीछे लगाया है। रसवंती ने कहा, दानियाल ने रिपोर्ट दी थी कि वह अपने साथी को सराय में छोड़कर कहीं गुम हो गई थी। दानियाल उसी शख्स के जरिए निगरानी कर सकता था। यह औरत बहुत चालाक है, अपने साथी को भी धोखा देकर आई है। देखो बेटे, ये ख्याल ख्वानी करती है कि इसने तुम्हारे दिमाग में आने की कोशिश की थी। नहीं, अभी तक कोई पराई सोच की लहर मेरे दिमाग में नहीं आई। वैसे ये कह रही थी कि अपनी मर्जी के खिलाफ बेइख्तियार नापसंदीदा काम करती है। कोई अनजानी कुव्वत इसे मजबूर करती है। हो सकता है ये ख्याल ख्वानी करने वाली ना हो, बल्कि वो ख्याल ख्वानी करने वाली इसे आलाकार बनाकर हमें चक्कर दे रही हो। हाँ, ये सोचने की बात है। मैं अभी सोनिया से बात करती हूँ। टॉयलेट के अंदर माँ बेटा महवे गुफ्तगू थे। कैबिन के अंदर मैडोना अपनी बर्थ पर बैठी थी। जैसे ही अली तैमूर उठकर बाथरूम में गया, उसने लपक कर फर्श पर पड़ी हुई तस्वीर उठा ली। वो अली तैमूर की होने वाली दुल्हन फरजाना की तस्वीर थी। मैडोना ने जेरे लब कहा, अच्छा, तो ये नौजवान अपनी महबूबा की तस्वीर किताबों में रखता है। कौन है ये लड़की? भला की हसीन है। फरजाना तस्वीर में मुस्कुरा रही थी। उसकी रोशन आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। मैडोना उसकी आंखों में देखते देखते दिमाग में पहुंच गई। फरजाना बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी सोच से पता चला कि वो बीमार थी, अब सेहतयाब हो रही है, और उसके सरहाने उसके होने वाली सास रसवंती बैठी है। रसवंती का नाम सुनते ही मैडोना फौरन दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसका दिल खौफ से धड़क रहा था। वो सहमी हुई सोच रही थी, कहाँ आकर फंस गई है, या इसे फांसने के लिए सोनिया पिछली रात से घेर रही है। उसने फरजाना की तस्वीर फिर सामने वाली बर्थ के नीचे डाल दी। अपनी बर्थ पर आकर आराम से लेट गई, मगर आराम तो खत्म हो चुका था। अंदर हलचल मची हुई थी। वो अब वहां से निकल भागना चाहती थी, मगर उसकी सूरत नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि वो ट्रेन ना जाने किस स्टेशन पर रुकने वाली थी और कितने घंटे बाद रुकने वाली थी। फिर यह कि अचानक कैबिन से जाने पर वो जवान रास्ता रोक सकता था। जवान का ख्याल आते उसने सोचा, मैंने इस हसीना के दिमाग से अजनबी जवान के मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं किया। रसवंती का नाम सुनते ही भाग गई। मुझे पहले उसके बारे में मालूम करना चाहिए, क्योंकि अभी उसी से सामना है। क्यों ना मैं इसी तरह लेटे ही लेटे उस लड़की के दिमाग में जाऊं। उसके सोचते ही टॉयलेट का दरवाजा खुला। अली तैमूर बाहर आया। वो अपनी फितरत से मजबूर था। कोई औरत ख्वाह कितनी ही हसीन हो, उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता था। वो सीधा अपनी बर्थ पर आकर बैठ गया। मैडोना वहां से उठ गई, फिर तेजी से चलती हुई बाथरूम में आई, दरवाजे को अंदर से बंद किया। इसके बाद ख्याल ख्वानी की परवाज करती हुई फरजाना के अंदर पहुंच गई। रसवंती अपनी बहू के सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी, चलो उठकर कुछ खा लो, मेरा बेटा आज रात तक यहां पहुंच जाएगा। मैडोना ने फरजाना की जुबान से पूछा, आपके साहिबजादे कहाँ हैं? वो रात तक क्यों आएंगे? बेटी, मैंने कहा था कि हेलीकॉप्टर से आ जाए, मगर पता नहीं उसे क्या सूझी है, वो ट्रेन से आ रहा है। तकदीर उसका साथ देती है। ट्रेन में एक ऐसी औरत सफर कर रही है जो सुपर मास्टर की आलायकार है। हम इस नई टेलीपैथी जानने वाली का नाम मैडोना समझ रहे थे, मगर शायद मैडोना आलायकार है। मेरा बेटा सफर के दौरान उसकी हकीकत मालूम कर लेगा। फरजाना ने कहा, मामा, वो औरत अली को नुकसान पहुंचा सकती है। जब वो महज आलायकार है और कोई टेलीपैथी जानने वाली उसके दिमाग में आती है, तो आप भी उसके दिमाग में जाकर हकीकत मालूम कर सकती हैं। मैंने ऐसा ही सोचा था, लेकिन सोनिया ने उसके दिमाग में जाने से मना किया है। अगर मैडोना आलायकार है तो किसी टेलीपैथी जानने वाली ने उस पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को हसास बना दिया होगा, और ये ताकीद की होगी कि जब भी वो अपनी टेलीपैथी जानने वाले के सिवा किसी दूसरी सोच की लहर को महसूस करे तो उसे बता दिया करे। सोनिया के मशवरे के मुताबिक उसे मालूम नहीं होना चाहिए कि हम उसकी आलायकार मैडोना को ताड़ गए हैं। मैडोना ने यह सुनकर इत्मीनान का सांस लिया। उस पर पूरी तरह शुबा नहीं किया जा रहा था। उसे महज एक आलायकार समझा जा रहा था। उसने सुपर मास्टर को मुखातिब करके तमाम हालात बताए। उसने सुनने के बाद कहा, टॉयलेट में ज्यादा देर ना रहो, अली तैमूर को तुम्हारी ख्याल खोने का शुबा होगा। अपनी बर्थ पर जाओ और आंखें बंद करके सोने के बहाने मुझसे बातें करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, वो तुम्हें ना तो हलाक करेंगे ना कैदी बनाएंगे। तुम यहां से निकलो। तुमने रसवंती तक पहुंचकर बहुत बड़ा कमाल किया है। अभी तुम फरहा तक भी पहुंच जाओगी। कैसे पहुंचूंगी? तुम यहां से निकलो, फिर बातें होंगी।
वह टॉयलेट से निकलकर अपनी बर्थ पर आई। चंद मिनट तक बैठी रही, फिर एक भरपूर अंगड़ाई लेने के बाद लेट गई। अली तैमूर किताब पर नजरें जमाए बैठा हुआ था। उसके दिमाग में दानियाल बोल रहा था, मुझे मादाम सोनिया और आपकी मामा ने मैडोना के मुतालिक बताया है। कल रात मैं बबला पहलवान के जरिए उसकी निगरानी कर रहा था। पहलवान आंखें बंद करके सो गया। मैंने सोचा उसके बेदार होने के बाद फिर मैडोना पर नजर रख सकूंगा, लेकिन ये उसे सोता छोड़कर चली आई। थैंक्स गॉड ये आपसे टकरा गई है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि धोखा फिर हो सकता है। ये फिर हमारी नजरों से ओझल हो सकती है। मैं आपका मतलब समझ रहा हूं। इसे नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। ऐसा वक्त आएगा तो इसे जख्मी कर दूंगा ताकि आप लोगों को इसके दिमाग में जगह मिल सके। बस मैं यही चाहता हूं, शुक्रिया। मैडोना बर्थ पर आंखें बंद के लेटी हुई थी और सुपर मास्टर से पूछ रही थी, मैं फरहाद तक कैसे पहुंच सकती हूँ? उसने कहा, दोनों मियाँ बीवी टेलीपैथी जानते हैं। वो इस इल्म के जरिए एक दूसरे की हिफाजत करते होंगे और एक दूसरे के मुतल्लिक जानते होंगे कि कौन कहाँ है। रसवंती को भी फरहाद का मौजूदा ठिकाना मालूम होगा। तुम फरजाना के जरिए उसे बहुत कुछ उगलवा सकती हो। मैं अभी कोशिश करती हूँ। वह फिर फरजाना के पास पहुंच गई। वह खाने की मेज पर बैठी हुई थी। रसवंती कह रही थी, अगर तुम ये फल खाकर दूध नहीं पियोगी तो मैं अपने बेटे को तुमसे मिलने नहीं दूंगी। मामा, मुझसे ये दूध नहीं पिया जाता। नहीं पियोगी तो तवानाई कैसे आएगी? क्या तुम्हें हमारी मोहब्बत का अंदाजा नहीं? रसवंती की इस बात से फायदा उठाकर मैडोना ने फरजाना की जुबान से कहा, पापा को मुझसे मोहब्बत नहीं है। मैं बीमार थी, वो मुझे देखने नहीं आई। बेटी, वो मजबूर हैं। दुश्मनों से छुपकर उन्हें चक्कर दे रही हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर अब भी बता दूं तो तुम क्या कर सकोगी? मामा, जो कुछ नहीं कर सकते वो दुआ तो कर सकते हैं। तुमने दिल से निकलने वाली बात की है। मैं दिल से दुआ करती हूँ मेरे पापा जहां भी रहें सलामत रहें, उन पर कोई आंच ना आए, दुश्मन बर्बाद होते रहें। रसवंती ने कहा, आमीन। मैडोना ने फरजाना के जरिए पूछा, क्या मुझे पापा के मुतालिक मालूम होगा तो दुश्मन मुझे पकड़ कर ले जाएंगे? रसवंती ने हंसते हुए कहा, तुम सोनिया की नई बस्ती में हो, उसकी हिफाजत में रहती हो, तुम पर किसी दुश्मन का साया भी नहीं पड़ेगा। क्या मेरे दिमाग में कोई आ सकता है? तुम्हें कोई नहीं जानता और ना ही नए ख्याल ख्वानी करने वालों ने तुम्हारी आवाज सुनी है। फिर भला कोई तुम्हारे दिमाग में कैसे आ सकता है? तो फिर मुझे बताइए ना, पापा कहाँ हैं? मुझे ये सब कुछ जानना चाहिए, क्योंकि अली भी ऐसी मुहिमाती जिंदगी गुजारती है। आप मुझे नहीं बताएंगी तो मुझे दुश्मनों से निमटने के तौर तरीके कैसे मालूम होंगे? क्या आप मुझे अपने बेटे के काबिल नहीं बनाएंगी? मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा? तुम्हारे पापा और तुम्हारा अली हमेशा पेचीदा चालें चलती हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, गौर से सुनो और याद रखो कि बुरा वक्त आने पर मैं अपने मजाजी खुदा की किस तरह राजदार बनकर दिन रात उनके काम आती हूँ। तुम्हारे दिल में मेरे बेटे के लिए भी ऐसी लगन और जज्बा होना चाहिए। उसने मोहतात नजरों से आसपास देखा। वो अपनी होने वाली बहू के साथ कमरे में थी। खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। उसने बहू के करीब कुर्सी खिसकाकर कर आहिस्तगी से कहा, मेरी बातें कोई नहीं सुनेगा, फिर भी मैं तुम्हारे दिमाग में आकर बोल रही हूँ, एहतियात लाजमी है। वह फरजाना के दिमाग में आ गई। फिर मेरे मुतल्लिक बताने लगी कि मैं क्यों और किस तरह माइटी पाशा के रूप में एक हफ्ते के लिए छुप गया हूँ और हफ्ता पूरा होने में सिर्फ एक दिन बाकी है। एक दिन बाद मैं तनवीमी अमल के असर से निकल जाऊंगा। मैडोना को पूरी तफसील सुनने की जरूरत नहीं थी, बस इतनी ही मालूमात काफ़ी थी। उसने सुपर मास्टर को मेरा मौजूदा हुलिया और मौजूदा ठिकाना बताया और कहा, मैं अपने आलाकारों के जरिए अभी पाशा की कोठी का मुहासरा करती हूँ। सुपर मास्टर ने कहा, ठहरो, तुमने थेल्मा की कोठी का भी मुहासरा किया था? फरहाद चारों तरफ से घिर गया था, मगर नतीजा क्या निकला? नहीं मैडोना, उसे काबू में करने के लिए कोई जबरदस्त इंतजाम ना करो। सिर्फ एक ऐसा आलाकार मुंतखिब करो जो सांस रोक लेता हो और जिसका निशाना कभी चूकता ना हो। मुझसे हर लम्हा राब्ता रखो, मैं हदायत देता जाऊंगा, तुम अमल करती जाओगी। वो इस्तांबुल के कालाकार के पास पहुंच गई। मैं लंच के बाद सो रहा था। नींद मुझे अपनी आगोश में लिए हुए थी। जाने में क्या ख्वाब देख रहा था। जब मेरी अपनी ही शख्सियत नहीं थी तो शायद ख्वाब भी पराई शख्सियत के मुताबिक आ रहे होंगे। बहरहाल कॉल बेल की आवाज़ से आंख खुल गई। मैंने घड़ी देखी, 3:15 हुए थे। मैं चप्पलें पहनता हुआ कोठी के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरता हुआ बैरूनी दरवाजे के पास आया। फिर इसे खोलने से पहले पूछा, कौन है? जवाब में खामोशी थी। मैंने जमाही लेकर बुड़बुड़ाते हुए कहा, पता नहीं, कॉल बेल की आवाज़ थी या नींद में मेरे कान बज रहे थे, मुझे सोना चाहिए। मैं पलट कर जाना चाहता था, फिर कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बंद दरवाजे को देखते हुए पूछा, कौन है भाई? फिर जवाब नहीं मिला। मैंने कहा, अरे कुछ मुंह से तो फूटो, क्या गूंगे हो? फिर कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, मैं सोने जा रहा हूँ। मेरी बात खत्म होते ही हल्का सा खटका हुआ। उसने साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से लॉक की जगह फायर किया था। फिर एक जोर की ठोकर मारी थी। दरवाज़ा एक धड़ाके से खुल गया। मैंने सिर्फ इतना ही देखा, मौत का फरिश्ता हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था। इसके बाद कुछ देखने की मोहलत नहीं मिली। उसके रिवॉल्वर से गोली चली। मैं चीख मारकर उछला, पीछे जाकर सोफे पर गिरा। वहां से लुढ़कता हुआ फर्श पर आया। मेरे होश उड़ चुके थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और जो हो रहा है वो महज ख्वाब है या हकीकत। मैं फर्श पर गिरकर साकित हो गया। मेरी आंखों के सामने तारीकी छा गई। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था।
आखिरी दम यूं लगा जैसे किसी ने मुझे ठोकर मारी हो। शायद जिंदगी मुझे ठुकरा रही थी। मैं होश से बेगाना हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि बीवियां वफादार होती हैं, हमारे पसीने की जगह खून बहाती हैं, हमारे लिए जान देती हैं। मगर आज जिंदगी और मौत के दरमियान अटकने के बाद ये जरूर कहूंगा कि उनकी मोहब्बतें और वफादारियां सर आंखों पर, लेकिन किसी बीवी को कभी अपना राजदार नहीं बनाना चाहिए। मुझ पर क्या गुजर रही है ये मैं नहीं जानता। हम जो कुछ आज नहीं जानते वो आने वाले दिनों में जान लेते हैं। मैं तो गोली खाने के बाद मौत के जालिम शिकंजे में पहुंच रहा था। सख्त जान था, इसलिए जान बाकी थी और बची खुची सांसों को जिंदगी की तरफ वापस लाने के लिए फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत थी। जबकि इस नेक काम की तवक्को दुश्मनों से नहीं की जा सकती थी। दुश्मनों की कामयाबी यकीनी थी, लेकिन मुझे गोली मारने या कैदी बनाकर ले जाने का वो मुनासिब वक्त नहीं था। मैडोना को मालूम हो चुका था कि रसवंती के अलावा आर्मर और डैनी दानियाल भी मेरे दिमाग में आते जाते रहते हैं। मुझ पर हमला करने के लिए रात का ऐसा वक्त मुकर्रर किया जा सकता था जब मेरे टेलीपैथी जाने वाले साथी सो रहे हों या किसी दूसरी जगह मसरूफ हों। लेकिन मेरा ठिकाना मालूम होने के बाद मैडोना और सुपर मास्टर रात होने का इंतजार नहीं कर सकते थे। आने वाला कोई भी लम्हा मुझे उनके शैतानी मंसूबे से बचा सकता था। इस अंदेशे के बायस उन्होंने दिन के वक्त हमला किया और एक जबरदस्त कातिल को मेरे पास भेजा, जिसने मेरे सामने पहुंचते ही कोई बात नहीं की, कोई मोहलत नहीं दी, रिवॉल्वर सीधा किया और गोली मार दी। मुझे गोली लगने से कुछ देर पहले आर्मर मेरे पास आया था। अगर मैं नींद में होता तो वो वापस चला जाता, लेकिन मैं कॉल बेल की आवाज पर उठ गया था, बैरूनी दरवाजे की तरफ जा रहा था। जब मैंने दरवाजा खोलने से पहले पूछा कि कौन आया है और मुझे इसका जवाब नहीं मिला तो आर्मर ने पारस को बताया। कोई शख्स कॉल बेल का बटन दबाने के बाद जवाब नहीं दे रहा था। यह सुनते ही पारस ने अपनी रिहाइशगाह से दौड़ लगाई। वो मुझसे सिर्फ 2 स्ट्रीट के फासले पर था। आर्मर एक एक पल की रिपोर्ट उसे दे रहा था। जब उसने बताया कि कातिल रिवॉल्वर से फायर करके दरवाजे के लॉक को तोड़ चुका है तो उस वक्त पारस मेरी रिहाइशगाह के करीब पहुंच चुका था। उसने कहा, अंकल आप पापा के पास रहकर उन्हें बचाने की कोशिश करें। पारस ने हाथे में पहुंचते ही मेरी चीख सुनी। वह छलांगे लगाता हुआ बैरूनी दरवाजे तक पहुंचा। मैं फर्श पर गिर चुका था। कातिल आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे करीब आ गया। यह देखने के लिए कि मुझ में कितनी जान रह गई है उसने मुझे ठोकर मारी, मगर दूसरी गोली ना मार सका। आहट सुनते उसने पलटकर पारस को देखा, फिर उस पर गोली चलाई। पारस ने फिजा में उछलकर कलाबाजी खाई, फर्श पर आया, फिर वहां से एक लंबी छलांग लगाई। कातिल की आंखें उस पर ठहरने नहीं पाती थी। वह इंतजार में था कि आने वाला एक लम्हे के लिए ठहरे तो उस पर गोली चलाई, मगर आने वाला जिम्नास्टिक के करतब दिखाता हुआ सर पर पहुंच गया। कातिल की कनपट्टी पर ऐसी जबरदस्त ठोकर लगी कि सर चकरा गया। उसने संभल कर फायर करना चाहा तो दूसरी ठोकर में रिवॉल्वर हाथ से निकल गया। इसके बाद कातिल की शामत आ गई। पारस की आहनी उंगलियों और फौलादी हाथों ने उसके दिमाग को सोच की लहरें कबूल करने के काबिल नहीं छोड़ा। मैडोना ने सुपर मास्टर से कहा, मेरे आलेकार ने फरहाद को गोली मार दी है, मगर वो दूसरी गोली ना मार सका। पता नहीं एक नौजवान अचानक कहां से आ गया है, वो कोई आंधी तूफान है। सुपर मास्टर ने पूछा, तुम मेरे पास वक्त ज़ाया करने क्यों आई हो? अपने आलेकार के जरिए उस नौजवान को गोली मारो। मैंने कहा ना वो आंधी तूफान है। बिजली की तरह इधर से उधर लपकता रहा। मेरे आलेकार की नजर उस पर ठहरती नहीं, फिर वो गोली कैसे चलाता? अब तो रिवॉल्वर भी उसके हाथ में नहीं रहा। मैं उसके दिमाग में रहकर महसूस कर रही थी कि नौजवान के हाथ फौलादी हैं, हथौड़े की तरह पड़ते हैं। क्या वो पारस है? मैं यकीन से नहीं कह सकती। मेरा आलेकार बेहोश हो चुका है। फरहाद की बात करो, वो भी बेहोश है। मैं उसके बेहिस दिमाग में पहुंचकर उसे हलाक नहीं कर सकूंगी। दूसरे आलेकारों से कहो वो तैयार रहे। फरहाद को वहां से अस्पताल ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस को किसी जगह बमों से तबाह किया जा सकता है। अगर इस तरह भी बच निकले तो किसी अस्पताल में उसे खत्म कर सकोगी। अभी तुम्हारे लिए बहुत से मौके हैं। आज तुम्हारी जहानत और हाजिर दिमागी की आजमाइश है। वो इस्तांबुल के तमाम आलेकारों को बारी बारी मुखातिब करके कहने लगी, फरहाद दरअसल माइटी पाशा के रूप में है। वो बुरी तरह जख्मी हो चुका है। अभी उसे अस्पताल पहुंचाया जाएगा। तुम में से हर एक की कोशिश यही होनी चाहिए कि उसकी एम्बुलेंस अस्पताल तक ना पहुंच सके, उसे रास्ते में ही तबाह कर दो। इसी शहर में पास्कल अपनी जरूरत के लिए आलाकार बनाता फिर रहा था। वो एक बदनाम कातिल के दिमाग में पहुंचा तो वहां मैडोना उसे कह रही थी, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। पाशा की कोठी से एक एम्बुलेंस निकलने वाली है। फरहाद को जख्मी हालत में ले जाया जा रहा है। उसे किसी तरह खत्म कर दो। ये सुनते ही पास्कल अपने आलाकारों के पास गया। उससे कहा, फौरन पाशा की कोठी में पहुंचो। एक एम्बुलेंस फरहाद को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाएगी। तुम में से जिसको भी मौका मिले वो एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात करे और उसे समझाए कि उसकी गाड़ी पर जबरदस्त हमले होने वाले हैं, लिहाजा वो अस्पताल के मखसूस रास्तों पर ना जाए बल्कि कोई लंबा रास्ता इख्तियार करे। बाकी मैं समझ लूंगा। अब मैडोना और पास्कल के दरमियान ठिन गई थी। मैडोना को इल्म नहीं था कि पास्कल उसके खिलाफ सरगर्म अमल है। दोनों के आलाकार कोठी से जरा फासले पर पहुंच गए थे।
मेडोना का अंदाजा दुरुस्त निकला। ऐसे वक्त किसी भी जख्मी को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाता है। वो एम्बुलेंस कोठी से निकलकर एक तरफ जाने लगी तो उस पर कई सिमतों से फायरिंग शुरू हो गई। इसके जवाब में पास्कल के आदमी ने फायरिंग करके दूसरे फायरिंग करने वालों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक आलाकार ने मोटरसाइकिल पर एम्बुलेंस के बराबर दौड़ते हुए ड्राइवर से कहा, मुझे एम्बुलेंस के जख्मी से हमदर्दी है, क्या मेरे मशवरे पर अमल करोगे? वो सीधी तरह कह सकता था कि गाड़ी दूसरे रास्ते से ले जाओ, लेकिन वो सवाल कर रहा था ताकि जवाब मिले जिसे सुनकर पास्कल उसके दिमाग में पहुंच जाए। लेकिन ड्राइवर हाँ हाँ की आवाजें निकालता हुआ हाथ के इशारे से पूछ रहा था। वो वाकई गूंगा था। पास्कल ने उसे गालियां देते हुए कहा, यह बन रहा है, तुम गाड़ी पर कब्जा करो और खुद ड्राइव करो। मैं इसे किसी तरह भी अपने खुफिया अड्डे में ले जाना चाहता हूं। एम्बुलेंस जहां से गुजर रही थी वहां से फायरिंग हो रही थी। मालूम होता था मेडोना और पास्कल के आदमियों ने अस्पताल तक जगह जगह मोर्चे बना रखे हैं। फायरिंग और जवाबी फायरिंग से भगदड़ मच गई थी। फुटपाथ पर चलने वाले अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। दूसरी गाड़ियां रास्ता बदलकर फायरिंग से महफूज रहने के लिए आड़ी तिरछी हो रही थी, एक दूसरे से टकरा रही थी। अब पुलिस की गाड़ियां भी सायरन बजाती आ रही थीं। ऐसी वक्त एम्बुलेंस के करीब हैंड ग्रेनेड का धमाका हुआ। गाड़ी उछलकर एक तरफ घूमी, फिर एक दुकान के शोकेस से टकराकर अंदर घुस गई। हमलावरों ने और एक ग्रेनेड फेंका। इस बार जो धमाका हुआ से एम्बुलेंस और दुकान में आग लग गई। शोले भड़कने लगे। पास्कल ने एक एक आलाकार के दिमाग में पहुंचकर कहा, फरहाद को एम्बुलेंस से निकालो, जो उसे निकालेगा मैं उसे लाखों डॉलर इनाम में दूंगा। दो शख्स जान की बाजी लगाकर शोलों में कूद गए। कुछ लोग आसपास की दुकानों से आग बुझाने के लिए सिलेंडर लाकर भड़कते हुए शोलों को ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। मगर एम्बुलेंस की पेट्रोल की टंकी फटने के बायस फिर एक धमाका हुआ। गाड़ी के चीथड़े उड़ने लगे। अंदर जाने वालों में से एक शख्स बाहर आकर गिरा। दो आदमी उसे घसीटकर दूर ले जाने लगे। पास्कल ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा साथी कहाँ है? बचकर आने वाले की हालत बहुत नाजुक थी। वह मुंह खोलने के काबिल नहीं रहा था। उसने सोच के जरिए कहा, हमारे साथ धोखा हुआ है। एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में जख्मी फरहाद तो क्या, एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं था। वो नाकामी से तिल मिलाकर बोला, फरहाद और उसके मुहाफिज शैतान की औलाद हैं। मुझे और सुपर मास्टर की ख्यालख्वानी करने वाली को एक दूसरे से लड़ाते रहे और फरहाद को किसी दूसरे रास्ते से निकाल कर ले गए। मुझे अस्पताल पहुंचाने वाला सिर्फ एक पारस था। आर्मर ने उसे कहा, बेटे मैंने फ्रांसीसी जासूस से कह दिया है, वो एम्बुलेंस के साथ पहुंचने ही वाला है। अब मैं पुलिस वालों को इतला देने जा रहा हूं। पारस ने कहा, रुक जाइए, आज पुलिस वाले और टेलीपैथी जानने वाले भी पापा की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। दुश्मन मारने मरने की ठान चुके हैं। आप किसी को इतला ना दें, सिर्फ एम्बुलेंस को आने दें। एम्बुलेंस आई तो पारस ने जासूस को रोक लिया, एम्बुलेंस को वापस भेज दिया। जब वो अहाते से निकलकर दूर चली गई तो उसने बाजू में मुझे उठाया। पाशा की कार मौजूद थी। जासूस ने पिछला दरवाजा खोला। पारस मुझे सीट पर लिटाकर स्टीयरिंग सीट पर आ गया। जासूस मेरे पास बैठ गया। फिर वो कार आंधी तूफान की रफ्तार से अस्पताल पहुंच गई। मेरे बेटे की हाजिर दिमागी ने किसी दुश्मन को रास्ते में आने का मौका नहीं दिया। वो एक फौजी अस्पताल था। मुझे गोली लगती ही आर्मर ने जनाब शेख अल फारस से राब्ता कायम करके उन्हें मेरी हालत बताई। उन्होंने फ्रांस के आला हुक्काम से कहा, फरहाद को गोली लगी है। आप लोग तुर्की के हुक्काम से दरख्वास्त करें कि उसे सख्त हिफाजती इंतजामात में ऑपरेशन थिएटर पहुंचाया जाए। हमारे तमाम ख्यालख्वानी करने वाले डॉक्टरों और नर्सों की निगरानी करेंगे। ये मामलात हॉटलाइन पर तय हुए। रसवंती, आर्मर और दानियाल ने ख्यालख्वानी के जरिए उन डॉक्टरों और नर्सों को चेक किया जो मेरे जिस्म से गोली निकालने के लिए ऑपरेशन थिएटर में आए थे। तमाम फौजी अफसरों से माजरत चाहते हुए दरख्वास्त की थी कि वो अस्पताल के बाहर रहें। दूसरे मरीजों की इयादत को आने वाले भी बाहर रोक दिए गए। मरीजों को उनके वार्ड से बाहर झांकने की इजाजत नहीं थी। एक बड़े फौजी अफसर ने गुस्से से कहा, हम फौज के काबिल एतमाद अफसर हैं, हम अस्पताल के अंदर जरूर जाएंगे। दानियाल ने समझाया, दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाले आपके दिमाग में छुप कर आएंगे और फरहाद साहब को नुकसान पहुंचाएंगे। वो बोला, मैं दिमागी तौर पर नॉर्मल हूं। कोई टेलीपैथी जानने वाला मेरी मर्जी के खिलाफ भला कोई काम कैसे करा सकता है? मैं अभी साबित करता हूं। आप मुस्तकिल मिजाजी से फैसला कर लें कि दूसरी तरफ घूमकर यहां नहीं जाएंगे। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ यहां से ले जाऊंगा। मैं यहां से घूमकर नहीं जाऊंगा। देखता हूं तुम मुझे कैसे ले जाते हो। चंद सेकंड के बाद वो अबाउट टर्न हो गया। उसका दिमाग किसी कदर आजाद छोड़ा गया था ताकि वो अपनी बेबसी को समझता रहे। जब वो लेफ्ट राइट करता हुआ अस्पताल के अहाते से बाहर चला गया तो दानियाल ने पूछा, क्या अब भी आप अस्पताल के अंदर जाने की जिद करेंगे? वह झींप कर नागवारी से बोला, जब तुम लोग टेलीपैथी के जरिए दोस्तों और दुश्मनों का रास्ता रोक सकते हो तो हम फौजियों की क्या जरूरत है? तुम हमारे मतलब के मुहाफिज नहीं हो। कोई भी दुश्मन तुम्हें आसानी से अपना अलहकार बना सकता है, लिहाजा तुम जाओ। तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? तुम हो क्या चीज? मैं अभी फौज को यहां से ले जाऊंगा। हम तुम्हारे बाप के नौकर। उसकी बात पूरी होने से पहले दिमाग में जलजला पैदा हुआ। वो चीख मार कर गिर पड़ा। कितने ही फौजी जवानों ने लपक कर उसे उठाया। एक और आला अफसर ने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? अचानक चीख मारकर क्यों गिर पड़े? दानियाल ने उसके दिमाग को दूसरा झटका पहुंचाया। वो ज़िबा होने वाले बकरे की तरह तड़प तड़प कर चीख रहा था।
फिर दानियाल ने उसकी जुबान से कहा, मैं फरहाद का टेलीपैथी जानने वाला मुहाफिज बोल रहा हूं। इस अफसर के दिमाग में टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन घुसा है। इसे अस्पताल से दूर भेज दो, फिर ड्यूटी पर वापस ना बुलाओ। इस वाक्य के बाद फिर किसी ने अस्पताल में कदम रखने की जरूरत नहीं की। मैडोना और पास्कल अपने तौर पर मुझ तक पहुंचने की कोशिशों में मसरूफ होंगे। मेरे जिस्म से गोली निकलने के 10 घंटे बाद तक दानियाल ने किसी डॉक्टर और नर्स को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। अगर वो जाते तो बाहर से दुश्मनों की टेलीपैथी का शिकार होकर आते। तमाम टेलीफोन के तार काट दिए गए। मैडोना और पास्कल बाहर से कोई राब्ता कायम करके अस्पताल के अंदर नहीं पहुंच सकते थे। उनके असलहे और गोला बारूद को नाकाम बनाने के लिए फौजी हमेशा अलर्ट रहते थे। ऑपरेशन कामयाब रहा। मैं खतरे से बाहर था मगर बेहोश था, और ये बेहोशी फिलहाल मेरी मुहाफिज थी। दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाले मेरे बेहिस दिमाग में आकर सोच की लहरों से जलजले पैदा नहीं कर सकते थे और ना ही मेरी सांस रोक सकते थे। डॉक्टर ने कहा था मैं तकरीबन 6 घंटे बाद होश में आऊंगा। अगरचे रसवंती आर्मर और दानियाल मेरे होश में आते ही मेरे दिमाग पर कब्जा जमा कर रह सकते थे, लेकिन कब तक रह सकते थे? जो भी बारी बारी ड्यूटी देता वो किसी हादसे या नागहानी मुसीबत के बायस दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो सकता था। मेरे दिमाग से चंद लम्हों तक गैर हाजिर रहने का भी कोई भी इत्तफाकी सबब हो सकता था। ऑपरेशन कामयाब होते ही मेरे ख्यालख्वानी करने वाले साथियों ने डॉक्टरों और फौजी अफसरों से कहा, कमजोर दिल के मरीजों को फौरन दूसरे अस्पताल में मुंतकिल करो। मादाम रसवंती हेलीकॉप्टर में अपने शौहर से मिलने आ रही हैं और हेलीकॉप्टर अस्पताल की छत पर उतारा जाएगा। उनकी हदायत पर अमल किया गया। आधे घंटे में कई मरीज दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। फ्रांस का एक हेलीकॉप्टर छत पर आकर उतरा। मुझे स्ट्रेचर पर लिटाकर खून की बोतलों के साथ हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचाया गया। 1 घंटे कबल नैन्सी को बुलाया गया था। वो भी पारस के साथ इस हेलीकॉप्टर में चली गई। अस्पताल का अमला हैरानी से यह कार्रवाई देख रहा था। रसवंती ने ख्यालख्वानी के जरिए डॉक्टर से कहा, माजरत चाहती हूं मैं ना आ सकी, लेकिन फरहाद के जाने के बाद 10 घंटे तक कोई अस्पताल से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग यही जाहिर करेंगे कि मैं हेलीकॉप्टर से आई हूं, कोई यहां से नहीं गया है। फ्रांस के हेलीकॉप्टर में 2 निहायत तजुर्बाकार डॉक्टर आए थे। वो मुझे अपनी निगरानी में ले जा रहे थे। इस सफर के दौरान नैन्सी पहली बार मुझे देख रही थी और पारस से कह रही थी, मैंने कई बार पापा को अपने दिमाग में सुना, आज आंखों से देख रही हूं। उन्हें बेहोशी की हालत में देखकर मेरा दिल सदमे से चूर है। आखिर ये सुपर मास्टर, मास्कमैन और यहूदी तंजीम वाले क्यों इनकी जान के दुश्मन है? ये दुश्मनी कब खत्म होगी? पारस ने गहरी सांस लेकर कहा, जब टेलीपैथी खत्म होगी। टेलीपैथी दुश्मनों का क्या बिगाड़ती है? पापा अपने इस इल्म से किसी मुल्क पर हुकूमत करने नहीं जाते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। सुपर मास्टर कहलाने वाले ममालिक के पास एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब और जदीद तरीन खतरनाक मिसाइल हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार टेलीपैथी है। पापा ख्वाम का यह हथियार किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसकी दहशत ने पापा को सुपर पावर से ज्यादा सुपर पावर बना दिया है। बड़े ममालिक धौंस और दहशत में रहना पसंद नहीं करते, इसलिए मुख्तलिफ हीले बहानों से या पराए कांधों पर बंदूक रखकर पापा को खत्म कर देना चाहते हैं। फिर नाकाम होकर कत्ल की साजिश का इल्जाम तस्लीम नहीं करते, दूसरी ताकतों और तंजीमों को कसूरवार ठहराते हैं। पापा सारी जिंदगी मौत से लड़ते रहे हैं। अब तुम दोनों जवान बेटों का फर्ज है कि वो बाप को हर तरह का तहफ्फुज़ दें और कोई ऐसी तदबीर करें जिस पर अमल करने से पापा का कोई दुश्मन न रहे। अगर रहे तो दोस्त बनकर रहे। नैन्सी ने कहा, हमारी फैमिली के लिए और हमारे वफादारों की एक बस्ती आबाद हो जाने के बाद पापा ऐलान करेंगे कि सबकी सलामती और सुकून कल्ब के लिए वो और उनके साथी 6 माह तक ख्यालख्वानी नहीं करेंगे, इस नई बस्ती से बाहर नहीं जाएंगे। अगर किसी के दिल में दुश्मनी बाकी है तो वह 6 माह तक हमसे छेड़ ना करे, हमारी बस्ती से दूर रहकर गौर करे कि दोस्ती में भलाई है या दुश्मनी में। फिर भी दुश्मनी की गई तो हम 6 माह तक दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से नहीं देंगे, सिर्फ अपना बचाव करते रहेंगे। नैन्सी ने कहा, दुश्मनों को दोस्त बनाने और अमन अमान कायम रखने का यह सच्चा दोस्ताना तरीका है। मेरा ख्याल है दुश्मन हमारा पीछा छोड़ देंगे, खुदा करे ऐसा ही हो। हेलीकॉप्टर बाबा साहब के इदारे में उतरा। मुझे इदारे के अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां मियाँ बीवी को रहने की इजाजत नहीं थी, इसलिए नैन्सी और पारस उसी हेलीकॉप्टर से शहर चले गए। इदारे के काबिल डॉक्टरों ने कहा, मिस्टर फरहाद होश में आएंगे तो ख्यालख्वानी करने वाले साथी इनकी दिमागी तवानाई के मुतालिक हमें तफसील से बताएंगे। हम भी अपने तौर पर इनका मुआयना करेंगे। अगर हालत तशवीशनाक नहीं होगी तो उन्हें कोमा में रखा जाएगा। इस तरह ख्यालख्वानी करने वाले दुश्मन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अगर हालत तशवीशनाक होगी तो उन्हें कोमा में नहीं रखा जा सकेगा। ख्यालख्वानी करने वाले साथियों को किसी न किसी तरह इनकी हिफाजत करनी होगी। मैं अपने साथियों के लिए और बेटों के लिए प्रॉब्लम बन गया था। दुश्मन मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे और मेरे होश में आने से मेरे प्यारों के होश उड़ने वाले थे, क्योंकि 24 घंटे मेरे दिमाग में जमकर रहना और दुश्मन ख्यालख्वानी करने वालों से मुझे बचाए रखना बहुत मुश्किल था। मेरी हिफाजत करने वालों की जरा सी गफलत मुझे मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। ट्रेन तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। अली तैमूर ने खुली हुई किताब पर से नजरें उठाकर मैडोना को देखा।
वो सामने वाली बर्थ पर काफिराना अंदाज में लेटी हुई थी। अपने पुरशबाब जिस्म की नुमाइश में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। उसकी आंखें बंद थीं। चेहरे से कभी गुस्सा और कभी नागवारी झलक रही थी, जैसे वो बंद आंखों के पीछे किसी को देख रही हो और किसी नाकामी पर तिल मिला रही हो। अली तैमूर ने सोचा, अगर किसी ख्याल ख्वानी करने वाले ने इसे आलाकार बनाया है तो इसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाएगा, ताकि ये गुस्से और नागवारी का इजहार ना करे, बेख्तियार एक आलाकार के फराइज अंजाम देती रहे। लेकिन इसके चेहरे से ऐसा जाहिर हो रहा है जैसे ये खुद ख्याल ख्वानी कर रही है और किसी को गुस्सा दिखा रही है। इस औरत की एक एक हरकत को तवज्जो से देखना और समझना चाहिए। उसने मैडोना को तवज्जो से देखने के लिए किताब बंद कर दी। उसे अटैची में रखने के लिए बर्थ के नीचे झुका तो फर्श पर पड़ी हुई फरजाना की तस्वीर नजर आ गई। उसने तस्वीर को उठाकर देखा और सोचा, ये किताब से कब गिरी थी। किताब से तस्वीर का गिरना कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये उसके बाथरूम में जाने से पहले गिरी थी तो सवाल पैदा होता है, क्या मैडोना ने इसे उठाकर देखा होगा। उसने तस्वीर को उलट कर देखा। इस पर चप्पल के सोल का हल्का सा निशान था। जब वो बाथरूम से आया तो चप्पल गीली थी। उसका एक पांव तस्वीर पर पड़ा था। इसका मतलब था कि बाथरूम में जाने से पहले तस्वीर वहां गिरी थी और जितनी देर वो बाथरूम में रहा उतनी देर में मैडोना को तस्वीर उठाकर देखने, फिर उसे वापस इसी जगह रखने को काफी वक्त मिला होगा। उसका दिमाग चीख चीख कर कह रहा था, मैडोना ने इस तस्वीर को देखा है और इस तस्वीर की आंखों में झांक कर फरजाना के दिमाग में पहुंची है। शायद इसीलिए बड़ी देर से आंखें बंद किए पड़ी है। उसे फरजाना की सोच पढ़कर मालूम हो चुका होगा कि मैं अली तैमूर हूं। ये और बहुत सी अहम मालूमात हासिल कर रही होगी। इसे ख्याल ख्वानी से बाज रखना चाहिए। मैं इसे मुखातिब करूंगा। उससे पहले ही रसवंती ने मुखातिब किया, बेटे गजब हो गया, किसी ने तुम्हारे बाप को गोली मारी है। पारस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया है। उसने कहा, खुदा रहम करे, पापा की हालत तशवीशनाक तो नहीं है। बहुत तशवीशनाक है। मैं फरजाना को छोड़कर बाबा साहब के इदारे में जा रही हूँ। ऑपरेशन कामयाब होगा, गोली निकल जाएगी तो उन्हें बाबा साहब के इदारे में लाया जाएगा। मामा, गोली किसने चलाई? कातिल को कैसे मालूम हुआ कि पापा माइटी पाशा के रूप में है? पता नहीं। दुश्मनों को कैसे मालूम हो गया? क्या पापा कोठी से बाहर गए थे? नहीं, लंच के बाद सो रहे थे। रसवंती तफसील बता रही थी। अली तैमूर सामने लेटी हुई मैडोना को चुपती हुई नजरों से देख रहा था। उसने कहा, मामा, आप अपने बेटे से कोई बात नहीं छुपाती हैं। क्या एक बात पूछूं? 1000 बातें पूछो। क्या अपनी मामा पर भरोसा नहीं है? भरोसा है, इसीलिए पूछ रहा हूं। क्या आपने कुछ देर पहले फरजाना को पापा के मुताल्लिक बताया है? हाँ, ये मेरी होने वाली बहू है। इसे मालूम होना चाहिए तुम बाप बेटे कैसी खतरनाक जिंदगी गुजारते हो। क्या आपने ये भी बताया कि वो माइटी पाशा के रूप में है? वो हिचकिचाते हुए बोली, क्या मुझसे गलती हुई है? आप हाँ या ना में जवाब दें। हाँ, बताया है। वो एक झटके से उठा, फिर एक कदम बढ़ाकर मैडोना के पास आया। आहट सुनकर उसकी आंखें खुल गईं। वो सहम कर देखने लगी, मगर अपनी जगह से हिल ना सकी। अली तैमूर ने एक पांव उठाकर उसकी ठोड़ी के नीचे हलक पर रख दिया। उसकी सांस रुकने लगी। वो दोनों हाथों से उसका पांव पकड़कर हटाना चाहती थी, लेकिन वो पांव सतून की तरह जम गया। वो रफ्ता रफ्ता हलक पर दबाव डालते हुए कह रहा था, इसी तरह चुपचाप लेटी रहो। मेरी मामा तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं। मैं चाहता हूं तुम सांस ना रोको। अगर रोकोगी तो मेरा पांव हमेशा के लिए सांस का रिश्ता तोड़ देगा। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके ख्यालात पड़े। रसवंती को दिमाग में जगह देने से सारा भेद खुल जाता, लेकिन वह सांस रोककर उसे भगा नहीं सकती थी। अली तैमूर इस बुरी तरह दबोच रहा था कि सांस रुक रुक कर आ रही थी। ऐसे में योगा की महारत का सबूत नहीं दिया जा सकता। वो पूरी कुव्वत से तड़प तड़प कर बर्थ से आधी नीचे आ गई। इसके बाद वो जिद्दोजहद ना कर सकी। हलक पर पांव का दबाव बहुत बढ़ गया था। वो आधी ऊपर आधी नीचे रह गई। अली तैमूर को रहम तलब नजरों से देखती रही। मैं औरतों पर ना हाथ उठाता हूं ना हाथ लगाना पसंद करता हूं, इसलिए तुम्हें पांव तले रख रहा हूं। तुम्हारी भलाई इसी तरह खामोश पड़े रहने में है। वह बेबसी से खामोश पड़ी रही। थोड़ी देर बाद रसवंती ने कहा, यही असल ख्याल ख्वानी करने वाली है। इसी के कालेकार कातिल ने तुम्हारे पापा को गोली मारी है। जरा इसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर बांधो। उसने फिर रुमाल निकालकर उसके मुंह में ठूंसा, फिर उसका स्कार्फ लेकर मुंह बांध दिया। तब रसवंती ने उसके दिमाग को झटके पहुंचाए। वो पहले ही झटके में माहिए बेआब की तरह फड़फड़ाकर ढीली पड़ गई। रसवंती ने कहा, यह दूसरे झटके में मर जाएगी। जो कुछ पूछना है मुझे बताओ, मैं इसकी सोच से मालूम करूंगी। आप इससे पूछें, दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले का नाम क्या है? रसवंती ने मैडोना के दिमाग में पहुंचकर देखा। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी और सोच रही थी, मुझे इस तरह आदमी बन जाना चाहिए, वरना दूसरा झटका पहुंचाया गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। रसवंती बड़ी खामोशी से उसके दिमाग की तह में उतर गई। फिर बेटे के पास आकर बोली, ये मैडोना और सुपर मास्टर दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले के मुताल्लिक इतना ही जानते हैं कि तुम्हारे पापा ने उसे ट्रैप करके मार डाला है। सुपर मास्टर को यह गलतफहमी कैसे हो गई? बेटे, वह दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला मैडोना के खिलाफ है। इस्तांबुल में जो वारदात करता है उसका इल्जाम तुम्हारे पापा के सर रखता है। फिर तो वही शख्स सुपर मास्टर का आदमी था। ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के बाद दानियाल की तरह सुपर मास्टर के खिलाफ हो गया। वो हमारा भी दुश्मन है। यकीनन मास्क मैन या यहूदी तंजीम के लिए काम कर रहा होगा। क्या आपने अच्छी तरह मैडोना के ख्यालात पढ़े हैं?
हाँ बेटे, मैं इसके चोर ख्यालात पढ़ चुकी हूँ। मामा आप सियासत और हेरा फेरी को नहीं समझती हैं। प्लीज मेरी तसल्ली के लिए दानियाल को बुलाएं। रसवंती ने दानियाल को बुलाया। वो बड़ी खामोशी से मैडोना के दिमाग को अच्छी तरह कंघालता रहा। फिर बोला, तुम्हारी मामा दुरुस्त कहती हैं। वो दूसरा ख्याल ख्वानी करने वाला सुपर मास्टर को जबरदस्त धोखा दे रहे। जिस तरह मैं उससे ताल्लुकात तोड़कर तुम लोगों से आ मिला हूं, उसी तरह वो किसी दूसरी तंजीम के लिए काम कर रहे। क्या वो और मैडोना एक दूसरे को जानती हैं? मैं अभी बताता हूं। वो थोड़ी देर तक उसकी सोच पड़ने के बाद बोला, सुपर मास्टर ने मैडोना और उस ख्याल ख्वानी करने वाले को एक दूसरे से छुपाया था ताकि फरहाद साहिब अगर एक के दिमाग में पहुंचे तो उसके जरिए दूसरे का सुराग ना लगा सकें। जब दूसरे ने सुपर मास्टर से गद्दारी की तो उसे हिरासत में रखा गया। हिरासत के दौरान ही वो शख्स मारा गया। मैडोना और सुपर मास्टर समझ रहे हैं कि फरहाद साहिब ने हमेशा की तरह फिर उनके एक ख्याल ख्वानी करने वाले को मार डाला है। इसका मतलब है मैडोना और सुपर मास्टर को उस नए ख्याल ख्वानी करने वाले का इल्म नहीं है। जी हाँ, उन्हें कैसे इल्म हो सकता है? वो जो कुछ करता है उसका इल्जाम तुम्हारे पापा पर आयद करता है। अभी किसी को उसके वजूद का इल्म नहीं है। एक और बात है। वो क्या? हमें भी तीसरे ख्याल ख्वानी करने वाले का इल्म नहीं है। ओ गॉड, क्या तीसरा भी है? जी हाँ, और बहुत अरसे से है। सुपर मास्टर का मुल्क उसे हमेशा राज में रखता है। पहले उनके पास ट्रांसफार्मर मशीनें थीं। उनके जरिए अपने मुल्क में मजीद टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा किया जा सकता था। दूसरों के दिमागों में यह इल्म मुंतकिल करने के लिए एक टेलीपैथी जानने वाले को आज तक इंतहाई राजदारी में रखा गया है। तमाम ट्रांसफार्मर मशीनें और नक्शे तबाह हो चुके हैं, लेकिन वो तीसरा ख्याल ख्वानी करने वाला अभी तक कहीं छुपा कर रखा गया है। वो मैडोना से जरूर राब्ता कायम करता होगा। मैडोना की सोच बता रही है कि वो तीसरा कभी उससे राब्ता नहीं रखता, बल्कि सुपर मास्टर से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये तीसरा खतरा किसी वक्त भी हमारी तरफ आ सकता है। ये भी हो सकता है कि वो चुपचाप हमारे खिलाफ कोई काम करके जाता हो और हमें इसका इल्म ना होता हो। जी हाँ, वो ऐसा करता होगा। अगर मैडोना ना रहे तो सुपर मास्टर टेलीपैथी के हथियार से महरूम हो जाएगा। दूसरी तरफ हम उस अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाले को बेनकाब करेंगे। ऐसे में सुपर मास्टर और वहां के आला हुक्काम उस तीसरे को मैदान अमल में लाने पर मजबूर हो जाएंगे। बेशक तीसरे को मंजरेआम पर आने के लिए मजबूर करना चाहिए। मैं मैडोना को ट्रेन से उतार कर ले जा रहा हूं। इसका किस्सा तमाम होना चाहिए। अली तैमूर अपनी बर्थ पर आकर आराम से बैठ गया। मैडोना निढाल सी हो गई थी, बरसों की बीमार सी लग रही थी। वो कराहते हुए उठकर बैठ गई। फिर अली तैमूर के आगे घुटने टेक कर बोली, मुझे माफ कर दो, मैं तमाम उम्र तुम्हारी वफादार कनीज बनकर रहूंगी। वो बोला, मुझे आज तक किसी मुलाजिम की जरूरत नहीं पड़ी, फिर मैं कनीज रखकर क्या करूंगा? मैं अपना हर काम खुद अपने हाथों से करता हूं। मैं तुम्हारे हाथ पांव दबाऊंगी, तुम्हारी तन्हाई दूर करूंगी। पारस होता तो हाथ पांव दबाने के मुतालिक सोचता। मुझे माफ करो माई। वो फर्श पर से उठ गई। अपना सामान बैग में रखते हुए बोली, मैं बेख्तियार क्यों तुम्हारे पास से उठ गई हूं? यह सामान बैग में क्यों रख रही हूं? दानियाल ने उसके दिमाग में कहा, तुम यहां से जा रही हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अली तैमूर के कदमों में सर पटक पटक कर मुआफी मांगूंगी। तुम मेरे चोर ख्यालात पढ़कर अली तैमूर को यकीन दिला सकते हो कि मैं सच्चे दिल से इसकी वफादार होंगी। तुम सच्चे दिल से सुपर मास्टर की वफादार थी, अब पटरी ना बदलो। इसी सच्चे दिल से सुपर मास्टर के लिए कुर्बान हो जाओ। अब मैं तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह गिरफ्त में ले रहा हूं, चलो। वो अली तैमूर को देखे बगैर कैबिन से बाहर आ गई। कंपार्टमेंट के कॉरिडोर से गुजरते हुए दरवाजे के पास पहुंच गई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुक रही थी। चेकर ने पूछा, मादाम आप तो बॉर्डर के आखिरी स्टेशन तक जाने वाली थी। वो बोली, मिस्टर, हम अपने बारे में बहुत दूर तक सोच लेते हैं और बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, लेकिन अचानक जिंदगी का आखिरी स्टेशन आ जाता है। जी मादाम, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। हंसते हुए बोली, मैंने बात ही ऐसी की है जो सिर्फ मेरी समझ में आएगी। वो ट्रेन से उतर गई। प्लेटफॉर्म पर खासी गहमा गहमी थी। दानियाल ने उसके दिमाग को जरा ढील दी। वो परेशान होकर अपने आसपास से गुजरते हुए मुसाफिरों को देखने लगी। सामने ट्रेन खड़ी हुई थी। वह फिर उसमें सवार होने के लिए आगे बढ़ी। दानियाल ने उसके कदम रोक दिए। वह फिर आगे बढ़ना चाहती थी। इस बार उसके कदम लड़खड़ा गए। वो गिरते गिरते बची। एक मुसाफिर ने उसे थाम लिया था। फिर उसने पूछा, मादाम क्या तुम दिन के वक्त भी पीती हो? मैंने नहीं पी, मगर मैं होश में रहना नहीं चाहती। मैं बेहोश हो जाना चाहती हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। यह शहर मेरे लिए नया है। मुझे किसी डॉक्टर के पास पहुंचा दो। मैं बेहोश रहना चाहती हूँ। तुम्हें बेहोशी क्यों पसंद है? वो तुम नहीं जानते। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले मुझे बेहोश हो जाने दो। जब तुम बेहोश हो जाओगी तो बाद में कैसे बताओगी? ओह, तुम नहीं समझ सकोगे। मेरी जान के दुश्मन मेरे दिमाग में है। मुसाफिर ने कहा, अच्छा तो यूं कहो ना, तुम टेलीपैथी जाने वालों से खौफजदा हो। हाँ प्लीज जल्दी चलो। मालूम होता है वो अभी मेरे दिमाग से चला गया है। बिल्कुल चला गया है। जब मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं तो बेक वक्त तुम्हारे दिमाग में कैसे रह सकता हूं? हाँ? वो सहम कर उसे देखने लगी। मुसाफिर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं इस शहर के हर फर्द के दिमाग में रहूंगा। तुम किसी से मदद हासिल नहीं कर सकोगी। ये तुम्हारे लिए शहर दुश्मना है। तुम्हें यहाँ एक भी हमदर्द नहीं मिलेगा। ये कहकर मुसाफिर वहां से जाने लगा। दानियाल ने पूछा, तुमने मुसाफिर की बात सुन ली?
यकीन ना हो तो पुलिस वालों से मदद हासिल करो, तुम उनके दिमागों में भी मुझे पाओगी। वो गिड़गिड़ा कर बोली, मुझे माफ कर दो, एक बार मुझे आजमा लो। मुझे तुम्हारी दानिशमंदी ने बहुत कुछ सिखाया है। तुमने टेलीपैथी का इल्म हासिल कर दी, सुपर मास्टर से अलहदगी इख्तियार कर ली, इसलिए आज तक जिंदा हो। फरहाद जिसका दुश्मन होता है उसके मातियत जिंदा नहीं बचते, इसीलिए सुपर मास्टर के कई ख्याल ख्वानी करने वाले यह के बाद दीगरे मारे गए। मेरा भी वक्त आ गया। तुम फरहाद और उसकी फैमिली के वफादार हो। तुम्हारी सिफारिश पर मुझे एक नई जिंदगी मिल सकती है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, ये नई जिंदगी तुम्हारी खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। वो सोच के जरिए बोलती हुई प्लेटफॉर्म से बाहर आई, फिर एक तरफ चलने लगी। दानियाल ने कहा, जरा ये भी समझती जाओ कि मौत की तरफ एक एक कदम जाते वक्त कैसे जान निकलती जाती है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। तुम मुझे मुआफ नहीं करोगे और इसी तरह मौत की तरफ ले जाओगे तो मैं मौत से पहले ही मर जाऊंगी। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अपने दाएं बाएं इमारतों के साइन बोर्ड पढ़ती जाओ। वो पढ़ते हुए जाने लगी। एक होटल के सामने पहुंचकर दानियाल ने कहा, यहाँ एक कमरा हासिल करो। उसने होटल के अंदर पहुंचकर कमरा हासिल किया, फिर चाबी लेकर कमरे की तरफ जाते हुए बोली, क्या तुम इसी शहर में हो? मेरे कमरे में आओगे? प्लीज आ जाओ, एक बार मुझे आंखों से देख लो, मैं तुम्हें सर से पांव तक खुश कर दूंगी। होटल के मुलाजिम ने उसके लिए दरवाजा खोला, फिर पूछा, क्या आपके पास और सामान नहीं है? नहीं, बस यही है, तुम जाओ। वो चला गया। उसने दरवाजे को अंदर से बंद करके पूछा, प्लीज मुझे बताओ, मेरे पास कब आ रहे हो? मैं तुमसे हजारों मील दूर हूं, वो मायूस होकर बोली। फिर मुझे इस कमरे में क्यों लाए हो? तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहता हूं। खुशी के मारे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने दोनों बाहें फैला दी, जैसे अपने महबूब को जवानी की सुलगती हुई आगोश में बुला रही हो। फिर छत की तरफ देखते हुए बोली, मुझ पर इतना बड़ा एहसान ना किसी ने किया है ना कर सकता है। आज से ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा है, लेकिन खुद को हराम मौत से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं हमेशा उस रास्ते पर चलूंगी। अभी तुमने खुद कहा था कि मैं फरहाद का वफादार बनकर अभी तक जिंदा हूं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जिंदा भी हूं और महफूज भी हूं। मैं उनकी हर मुश्किल में काम आता हूं, वो भी मेरी मुश्किलात दूर करते रहती है। मैं नई जिंदगी की कसम खाकर कहती हूं, अपनी आखिरी सांस तक फरहाद और उसकी फैमिली की वफादार रहूंगी। मैडोना, कभी कभी एक सीधी सी बात समझ में नहीं आती। हम बेइंतहा दौलत चाहते हैं, इक़्तिदार चाहते हैं। टेलीपैथी का इल्म हासिल करने के बाद हमारी ख्वाहिश होती है कि दुनिया के तमाम खतरनाक मुजरिम, तमाम सुपर ताकतें हमारे सामने घुटने टेक दें। मगर यह तभी मुमकिन है जब हम जिंदा रहें। यही सोच समझकर मैं तबई उम्र तक जिंदा रहने के लिए फरहाद का वफादार बन गया हूं। प्लीज फरहाद को यकीन दिलाओ कि मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा उसके साथ वफादारी में गुजरेगा। फरहाद साहब तुम्हारी हमाकतों के बायस जिंदगी और मौत की कशमकश में है। जब तक वो होश में नहीं आएंगे और सेहतयाब नहीं होंगे, मैं उनसे तुम्हारी बात नहीं कर सकूंगा। मुझे उनके पास पहुंचा दो, मैं अपना खून देकर उनकी जान बचाऊंगी। इसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल तुम पर तनमीमी अमल जरूरी है। वो क्यों? अगर सुपर मास्टर को मालूम होगा कि हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है और तुम फरहाद की वफादार बन गई हो, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं उसे कभी राब्ता कायम नहीं करूंगी। वो समझ लेगा कि मैं मर चुकी हूं। तुम तीसरे ख्याल ख्वानी करने वाले को भूल रही हो। सुपर मास्टर उसके जरिए तुम्हें ढूंढ निकालेगा। हाँ, वो ऐसा कर सकता है। वो दूसरा अजनबी टेलीपैथी जानने वाला भी मेरी आवाज सुन चुका है, मेरे लबो लहजे को पहचानता है। जिंदगी के किसी मोड़ पर अचानक सामना होगा तो वो मुझे पहचान कर जख्मी करेगा और मेरे दिमाग पर कब्जा जमा लेगा। मैं तुम्हारी आवाज और लबो लहजा बदल दूंगा। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए तुम्हारी सूरत भी बदल दूंगा। सुपर मास्टर के यहाँ तुम्हारे रिकॉर्ड में जो तस्वीरें उनके जरिए वो कभी तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये बहुत अच्छी तदबीर है, मुझे बिल्कुल ही बदल डालो। तुम पूरे दिल से राजी खुशी मेरी मामूला बनना चाहोगी तो जल्द ही ट्रांस में आ जाओगी। इस तरह तुम पर अमल करने में दुश्वारी नहीं होगी। वो बिस्तर पर आकर आराम से चारों शाने चित हो गई, जिस्म को ढीला छोड़ दिया, आंखें बंद करके दिमाग को दानियाल के हवाले कर दिया। उसने कहा, तुम आंखें बंद करके सो रही हो, मैं तुम्हें गहरी नींद सुलाऊंगा। नींद की वादियों में तुम सिर्फ मेरी आवाज सुनोगी और अपने दिमाग में नक्श करोगी। जिन बातों को मैं भूल जाने को हुक्म दूंगा उन्हें बिल्कुल भूल जाओगी। उसने रफ्ता रफ्ता उसे गहरी नींद सुला दिया। फिर मैडोना के दिमाग के सन्नाटे में उसकी आवाज गूंजने लगी। वो उसे ट्रांस में ला रहा था और उसे अपनी मामूला बनकर रहने का पाबंद कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह ट्रांस में आ गई। उसकी हर सही और गलत बात को किसी हीलो हुज्जत के बगैर तस्लीम करने लगी। उसने हुक्म दिया, तुम कोई नहीं हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं, अगर है तो मुझे बताओ। वो सहरज़दा आवाज में बोली, मेरा कोई नाम नहीं है। तुम कौन हो? मैं कोई नहीं हूं। तुम कहां से आई हो? मैं कहीं से नहीं आई, ना मैं कहीं थी ना कहीं हूं। अब तुम नहीं बोलोगी। वो खामोश रही। थोड़ी देर बाद दानियाल ने कहा, मेरे सामने एक कैसेट रिकॉर्डर है। इसके जरिए एक नौसवानी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही है। मेरी सोच की लहरी इस आवाज और लबो लहजे को तुम्हारे दिमाग में दोहरा रही है। तुम इसे जहन नशीन करो। वो उस आवाज और लबो लहजे को दिमाग की गहराइयों तक नक्श करने लगी। तकरीबन 15 मिनट तक वो आवाज मैडोना के अंदर गूंजती रही और नए लबो लहजे में बोलती रही।
तुम्हारी अपनी कोई आवाज़ और कोई लहजा नहीं था। अगर था तो उसे भूल चुकी हो। ये जो आवाज़ तुम्हारे दिमाग में गर्दिश कर रही है, यही तुम्हारी अपनी आवाज़ है, अपना लहजा है। दानियाल ने हुक्म दिया, अपनी आवाज़ और लहजे में बोलो। वो नई आवाज़ और लहजे में बोलने लगी। दानियाल ने पूछा, अगर तुम्हारी कोई और आवाज़ है तो सुनाओ। वो चंद साथ तक कश्मकश में रही, फिर बोली, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं समझती हूँ, ये अभी मैं अपनी ही आवाज़ में बोल रही हूँ। तुम्हारा नाम करीना कैमरून है। तुम हैफा के एक यहूदी घराने में पैदा हुई थी। एक दौलतमंद यहूदी बाप की यहूदी बेटी हो। मेरा नाम करीना कैमरून है। मैं हैफा के एक यहूदी घराने में पैदा हुई थी और एक दौलतमंद यहूदी बाप की यहूदन बेटी हूँ। क्या तुम सुपर मास्टर मास्कमैन फरहाद अली तैमूर और उसकी फैमिली मेम्बरान को जानती हो? ये तमाम नाम मेरे लिए अजनबी हैं, मैं किसी को नहीं जानती। क्या तुम डैनी दानियाल को जानती हो? मैं डैनी दानियाल को नहीं जानती। मैं कौन हूं जो तुम्हारे अंदर बोल रहा हूं? तुम मेरे आमल हो। क्या तुम्हें याद है, तुम 10 मिनट तक सांस रोक लिया करती थी? मुझे याद नहीं है। मैं हुक्म देता हूं, तुम पराई सोच की लहरों को दिमाग में महसूस करते ही सांस रोक लिया करोगी। वो पराई लहरें वापस चली जाएं तो सांस लिया करोगी। करीना ने उसके अहकामात दोहराए। अब वो मैडोना नहीं रही थी। उन लम्हात से करीना कैमरून बन चुकी थी। दानियाल ने हुक्म दिया, तुम्हारा दिमाग सिर्फ मेरी सोच की लहरों को कबूल करेगा। ऐसे वक्त तो तुम सांस नहीं रोकोगी, मेरे तमाम अहकामात की तामील करती रहोगी। मैं तुम्हारी सोच की लहरों को कबूल करती रहूंगी और तुम्हारे अहकामात की तामील करती रहूंगी। मैं किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा तो तुम मुझे सूरत से नहीं, आवाज़ और लहजे से पहचान लिया करोगी और मुझे अपना अमल तस्लीम करके मेरे हर हुक्म की तामील करोगी। उसने दानियाल के अहकामात दोहराए। वो बोला, तुम ख्याल ख्वानी सिर्फ ऐसे वक्त करोगी जब यह तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाए। उससे पहले तुम्हें यकीन करना होगा कि तुम्हें ख्याल ख्वानी करते हुए ना कोई देख रहा है, ना इस ख्याल ख्वानी के नतीजे में तुम किसी वक्त पकड़ी जाओगी। उसने अहकामात पर अमल करने का वादा किया। दानियाल ने कहा, तुम अपनी पिछली जिंदगी अक्सर फरामोश कर चुकी हो। उस जिंदगी का एक लम्हा भी अब तुम्हें याद नहीं आएगा। मुझे अपनी पिछली जिंदगी का एक लम्हा भी याद नहीं आएगा। मैं तुम्हें करीना कैमरून की पैदाइश से लेकर आज तक छोटे बड़े वाकयात सुना रहा हूँ और अहम बातें बता रहा हूँ, उन्हें जहन नशीन करो। वो उसे बताने लगा। करीना के मुतालिक उसकी एक एक बात दिमाग में नक्श होने लगी। इस तरह वो मैडोना का ब्रेन वॉश कर चुका था, उसकी पहली शनाख्त और शख्सियत को मार चुका था। चूंकि वो दिमागी तौर पर तब्दील हो चुकी थी, इसलिए आइंदा कोई भी मैडोना के लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकता था। एक हफ्ता पहले मैंने अपनी शख्सियत को गुम करने और माइटी पाशा के रूप में रहने के लिए यही तरीक़ाकार इख्तियार किया था। दानियाल भी उसी तरीके के मुताबिक उसे मुकम्मल तौर पर अपनी मामूला बना चुका था। उसने आखिर में कहा, तुम 6 घंटे तक आराम से सोती रहोगी, बेदार होने के बाद इसी शहर में रहोगी। एक हेलीकॉप्टर किसी वक्त भी आकर तुम्हें यहां से ले जाएगा। उसने तनवीमी नींद पूरी करने के लिए उसे छोड़ दिया और दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। वह तेल अबैब में था। सुपर मास्टर को धोखा देने के बाद मुस्तकिल इसी शहर में गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहा था। सिर्फ मैं और मेरे फैमिली मेम्बरान उसे जानते थे। उसने एक जगह रहकर हमारे साय में बेइंतहा दौलत जमा की थी। दुनिया के हर बड़े मुल्क के बड़े शहर में करोड़ों पाउंड्स और अरबों डॉलर्स महफूज किए थे। हर शहर में ज़रूरत के मुताबिक कोठियां, कारें और वफादार मुलाजमीन मौजूद थे। वो बेशुमार फ्लाइंग क्लबों के पायलटों और ब्लैक बोर्ड के मुजरिमों के दिमागों में पहुंच चुका था। बड़े बड़े ममालिक के अहम राजों से वाकिफ हो गया था। उनके अहम खुफिया अड्डों के अफसरान को किसी वक्त भी ट्रैप करके उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकता था। इस तवील अरसे में वो दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वसीज राय का मालिक बन चुका था। तमाम सुपर ताकतें उससे दुश्मनी भी कर सकती थीं और बज़ाहिर जी हजूरी भी कर सकती थी। वो मेरी तरह अपनी एक अलग हैसियत मनवा सकता था, लेकिन वो सोचता था, नहीं, दुनिया के बड़े बड़े शाहजोर और गैर मामूली जहानत और अलूम रखने वाले फरहाद से दुश्मनी करके बेमौत मारे गए हैं। मैं जिंदा रहूंगा, फरहाद का ताबेदार बनकर उसके तजुर्बात से बहुत कुछ सीखूंगा, दुनिया के चप्पे चप्पे पर अपने कदम मजबूती से जमाऊंगा। मैं मानता हूं कि अपनी एक अलग हैसियत से उभरना चाहिए, लेकिन अलग हैसियत से ज्यादा मुझे जिंदगी अजीज है। उसने शराब की बोतल खोली, फिर गिलास में शराब उंडेलते हुए सोचा, जब तक यकीन नहीं होगा कि फरहाद हर एतबार से कमज़ोर या मुझसे कमतर होता जा रहा है, तब तक मैं भूल कर भी उससे दुश्मनी नहीं करूंगा। मैं चाहता तो जजीरे में पारस और अली तैमूर को ख़त्म करा सकता था। फरहाद अभी जिंदगी और मौत की कशमकश में है। मैं उसकी सांस रोककर उसे ख़त्म कर सकता था, मगर बाप मरेगा तो बेटे पीछे पड़ जाएंगे, बेटे मरेंगे तो बाप मुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा। इन सबको एक साथ मौत के घाट उतारना मुमकिन नहीं है। रसवंती और आर्मर ख्याल ख्वानी के जरिए मुझे कहीं चैन से बैठने नहीं देंगे। फिर बाबा साहिब के इदारे में गैर मामूली जहानत रखने वाले अफराद मौजूद हैं, वो मुझे ज्यादा अरसे तक चुपने का मौका नहीं देंगे। उसने चंद घूंट पिए, फिर सोचा, अभी मैं बहुत मुतमईन जिंदगी गुजार रहा हूं और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत बढ़ा रहा हूं।
वो लोग मैडोना को मारकर एक और टेलीपैथी की ताकत को खत्म कर देना चाहते थे। इस ताकत को मैंने अपने काबू में कर लिया है। मैं ऐसा करने का खतरा कभी मोल ना लेता, क्योंकि किसी काम में भी जरा कच्चापन हो तो फरहाद को उसकी खबर हो जाती है। अभी हालात मेरे मुवाफिक हैं। मैं सारा इल्जाम उस दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले पर आयद करूंगा। उसने गटागट पीते हुए गिलास खाली किया। मुसर्रत और मस्ती में गिलास को जोरदार आवाज के साथ मेज पर रखा। फिर सोचा, दूसरे अजनबी ख्याल ख्वानी करने वाले ने मेरे लिए बहुत सी सहूलतें पैदा कर दी हैं। फरहाद के होश में आने के बाद मैं चुपचाप उसके दिमाग में जाऊं और उसकी सांस रोक दूं तो इल्जाम उसी दूसरे अजनबी टेलीपैथी जाने वाले पर आएगा। उसने घड़ी देखी। डॉक्टरों ने कहा था कि मैं तकरीबन 6 घंटे बाद होश में आऊंगा। वो 6 घंटे पूरे हो रहे थे। उसने ख्याल ख्वानी की परवाज की, फिर मेरे दिमाग में आया मगर वापस चला गया। परेशान होकर सोचने लगा, ये दुश्मन बेबस और कमजोर होने के बावजूद दोस्तों की दुश्मनी से बच जाता है। ये जो अपनी मौत का वक्त लिखवा कर आया है उससे पहले नहीं मरेगा। वो मायूस होकर दूसरी बार गिलास भरने लगा। मैं तमाम दुश्मनों की पहुंच से दूर चला गया था। जनाब शेख अल फारस के मशवरे के मुताबिक मुझे होश आते ही कोमा में डाल दिया गया था। मैं जिंदा था मगर मुझे जिंदगी के पांचों हवास से महरूम कर दिया गया था। ना मैं खुद सोचने के काबिल था, ना ही पराई सोच की लहरों को मेरा बेहिस दिमाग कबूल कर सकता था। उसने रसवंती के दिमाग पर दस्तक दी, फिर कोड वर्ड्स अदा करने के बाद बोला, मादाम, आज पहली बार मुझसे एक काम बिगड़ गया है। मैं मैडोना को ट्रेन से उतारकर उसे हलाक करने ले जा रहा था। अगर वो ट्रेन में मर जाती तो अली साहब से तरह तरह के सवालात किए जाते। जब मैं उसे प्लेटफॉर्म पर लाया तो एक शख्स उससे टकरा गया। तब मैंने महसूस किया मैडोना का दिमाग अंधेरे में डूब रहा है। मैंने उसे संभालने की कोशिश की लेकिन वह बेहोश होकर गायब हो गई। क्या तुमने किसी दूसरे को अलाकार बनाकर यह नहीं देखा कि कौन उसे बेहोश करके ले गया है? मैं ऐसी सिचुएशन के मुतालिक सोच में नहीं सकता था। ऐसा अचानक हुआ। उस अजनबी जगह मेरा कोई दूसरा अलाकार नहीं था। मैंने ट्रेन में चेक कर की आवाज़ सुनी थी, उसके जरिए प्लेटफॉर्म के एक मुसाफिर तक पहुंचा। उसके दिमाग में रहकर दूर दूर तक देखा, मैडोना नजर नहीं आ रही थी। फिर मैंने उस मुसाफिर को प्लेटफॉर्म के बाहर पहुंचाया। वो इधर उधर दौड़ता हुआ उसे तलाश कर रहा था। इस भाग दौड़ में आधा घंटा गुजर गया। एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि 2 शख्स एक बेहोश औरत को सफ़ेद रंग की कार में ले गए हैं। ओह दानियाल, तुमने बहुत देर कर दी। मैं और क्या कर सकता था? टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि वो सफ़ेद रंग की कार हाईवे पर पेरिस की तरफ गई है। मैंने अपने आले कार को उस टैक्सी में रवाना किया। वो टैक्सी 1 घंटे तक हाईवे पर दौड़ती रही लेकिन वो कार कहीं नजर नहीं आई। ये बहुत बुरा हुआ। एक ख्याल ख्वानी करने वाली हाथ से आकर निकल गई। मादाम, मैं सजा का मुस्तहिक हूं। फजूल बातें ना करो, हम इंसान हैं, हम सब धोखा खाते हैं। तुमने भी धोखा खाया, कोई बात नहीं। मैं सोनिया को रिपोर्ट देने जा रही हूं। मैं अली साहब को रिपोर्ट दे रहा हूं। वो अली तैमूर के पास आकर वही बयान दोहराने लगा जो रसवंती को दे चुका था। आखिर में वही फिक्रा अदा किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं सजा का मुस्तहिक हूं। अली तैमूर ने उसकी तवक्को के खिलाफ कहा, बेशक तुम्हें सजा दी जाएगी। मैंने ये सोचकर मैडोना को तुम्हारे हवाले किया था कि तुम उसे ट्रेन के बाहर नहीं जाने दोगे। अली साहब, अगर मैं उसे ट्रेन के अंदर हलाक करता तो आप पर इल्जाम आता। वो आपके साथ कैबिन में सफ़र कर रही थी। मेरा कोई हमसफ़र खुदकुशी करे तो मुझ पर कैसे इल्जाम आ सकता है? तुम मैडोना को रेल के अमले की मौजूदगी में ट्रेन से छलांग लगाने पर मजबूर करते तो चशमदीद गवाहों के सामने उसका काम तमाम हो जाता। आप दुरुस्त कहती हैं। मगर उसने फरहाद साहब को जिंदगी से तोड़कर मौत के मुंह में पहुंचा ही दिया था। उन पर तकदीर ही मेहरबान है। मैं ऐसी दुश्मन औरत को सिर्फ एक छलांग में मारना नहीं चाहता था, उसे अजियतें देकर तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। मिस्टर दानियाल, ऐसे वक्त इंतकामी जज्बात को कुचलकर मुसीबत को पहली फुर्सत में ख़त्म किया जाता है। अली साहब, मुझे फरहाद साहब के होश में आने का इंतज़ार है। मैं उनसे इल्तिजा करूंगा कि आइंदा वो मुझे बड़ी जिम्मेदारियों का काम न दिया करें। तुम फिर जज्बाती हो रहे हो। पापा ने तुम्हें किसी काम के लिए कभी पाबंद नहीं किया। तुम हमेशा दोस्त बनकर हमारे मामलात से दिलचस्पी लेते रहे हो। जो मातियत होते हैं वो इल्तिजा करते हैं, दुश्मन माजरत चाहते हैं। वैसे दोस्ती एक मुश्किल रिश्ते का नाम है, क्योंकि दोस्त किसी हालत में माजूर या मजबूर नहीं होता। कोई गलती हो जाए तो हर हाल में उसकी तलाफी करता है। मैं तलाफी करूंगा। जल्द ही मैडोना को ढूंढ निकालूंगा। रसवंती ने आकर कहा, दानियाल, सोनिया तुमसे बात करना चाहती है। यस मादाम, अभी जा रहा हूं। उसने सोनिया के दिमाग में पहुंचकर कोडवर्ड्स अदा किए, फिर कहा, मैं नदामत के बाद आपके पास नहीं आ रहा था मगर आपके हुक्म पर हाजिर हो गया हूं। दानियाल, अपनी गलती को भूल जाओ, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। फरमाइए मादाम। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो मैडोना थी? जी हाँ। जब मादाम रसवंती ने उसे दिमागी झटका पहुंचाया तो वह दिमाग कमजोर पड़ जाने के बावजूद ख्याल ख्वानी की नाकाम कोशिश कर रही थी। इस बात को यूं समझो कि वो मैडोना की डमी थी। ख्याल ख्वानी नहीं जानती थी, इसलिए नाकाम कोशिश कर रही थी, और जो जानती थी वह रसवंती के दिमागी झटकों से महफूज थी।
आपकी बातें मुझे उलझा रही हैं। मुझे अच्छी तरह गौर करना होगा कि मैंने उस औरत को मैडोना क्यों समझ लिया। उसे मैडोना तस्लीम करने का कोई अहम जवाब जरूर होगा। तुम अच्छी तरह गौर करो। तुम्हें यकीन हो जाए तो मेरे पास फौरन चले आओ। मैं एक नया तमाशा दिखाना चाहती हूँ। कैसा तमाशा? यहाँ एक औरत मेरी नज़रों में है जिसके मुतालिक मैं पूरी यकीन से कहती हूँ कि वो मैडोना है। उसने मेरे देखते ही देखते एक ऐसे खूबरू जवान को अपनी तरफ माइल कर लिया जो उसे नज़रअंदाज करके जा रहा था। जब वो औरत के करीब आया तो झिझकने लगा। औरत ने कुछ कहा जिसके जवाब में वो उसे हकारत से देखकर वापस जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो फिर पलट कर देखने लगा। उस औरत की तरफ जाना नहीं चाहता था मगर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास आ ही गया। आप उसकी निगरानी करा रही होंगी। निगरानी करने वाले उसकी नज़रों में आ सकती हैं। मैंने उसकी रिहाइश का देख लिया है। उसकी कार में एक डिटेक्टिव आला लगवा दिया है। जहां जाती है मुझे खबर हो जाती है। मादाम ये भी तो हो सकता है कि अजनबी ख्याल ख्वानी का मुजाहरा करने वाले ने उस औरत को आलाकार बनाया हो और उसके जरिए ख्याल ख्वानी का मुजाहरा करके आप लोगों को उधर उलझा रहा हो और इधर फरहाद साहब के होश में आने का इंतजार कर रहा हो और मैदान साफ पाकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो। यह मुमकिन है। मैं चाहती हूं तुम पेरिस आ जाओ। मैं इस औरत के दिमाग को किसी तरह कमजोर बनाऊंगी। तुम उसके अंदर पहुंचकर उसकी असलियत मालूम करोगे। अगर तुम्हारे ख्याल के मुताबिक अजनबी टेलीपैथी जानने वाला ऐसा कर रहा है तो मैं दावे से कहती हूँ कि वो अजनबी पेरिस में मौजूद है। मादाम आपका हुक्म सार आंखों पर। मैं जरूर आऊंगा लेकिन आर्मर साहब भी तो पेरिस में मौजूद हैं। तुम आर्मर के मुतालिक अच्छी तरह जानते हो। वो एक सीधा सादा सा आदमी है। इस मामले में ज्यादा चालाकी और होशियारी नहीं दिखा सकेगा। रसवंती भी बाबा साहब के दायरे में पहुंच गई है। वो फरहाद को अटेंड करती रहेगी। किसी और मामले में मसरूफ होना नहीं चाहेगी। अगर तुम्हें यहाँ आने में कोई परेशानी हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं अपने तौर पर कुछ करूंगी। मादाम मैंने इनकार नहीं किया है। मैं आ रहा हूं। यहाँ एक जरूरी काम में फंसा हुआ हूं। कल सुबह तक आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अच्छी बात है, अब तुम जा सकते हो। रसवंती भी उनकी बातें सुन रही थी। दानियाल के साथ वो भी सोनिया के दिमाग से निकली। फिर चंद लम्हों के बाद दोबारा आकर कोड वर्ज अदा करने के बाद बोली, मैं तमाम बातें सुन चुकी हूं। तुमने उसे पेरिस बुलाने के लिए इतनी लंबी बातें क्यों बनाई? बातें ना बनाती तो उसे शुबा होता कि अचानक क्यों अपने पास बुला रही हूं। क्या तुम उस पर शुबा कर रही हो? सोनिया ने कहा, मैं यकीन से कह नहीं सकती। मेरे अंदर यह ख्याल पैदा हो रहा है कि फरहाद को कौमा से निकालते वक्त हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सोनिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं भला क्या छुपाऊंगी? दानियाल ने अभी मैडोना के सिलसिले में बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद ही तुमने फैसला किया है कि फरहाद को कोमा से निकालने से पहले दानियाल को अपने काबू में रखा जाए। मैं दानियाल को यकीन से दुश्मन नहीं कह सकती, बस एहतियाती तदाबीर कर रही हूं। ऐसे वक्त सिर्फ आर्मर फरहाद के दिमाग में रहेगा। तुम मेरे पास आती जाती रहोगी और मुझे एक एक पल की रिपोर्ट देती रहोगी। तुमने कहा था उसे आज रात तक बुला लोगी, लेकिन वो सुबह तक आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? सुबह शाये होने वाले पेरिस के तमाम अखबारात में उसकी तस्वीरें शाये होंगी। जब वो अखबार पढ़ेगा कि डैनी दानियाल पेरिस में जाहिर हो गया तो क्या वो बिदक नहीं जाएगा? हो सकता है तुम्हारे पास ना आए, वापस चला जाए। तुम भूल रही हो, दानियाल अपने असली रूप में नहीं आएगा। वो मुतमईन रहेगा कि उसे कोई पहचान नहीं सकेगा। दूसरी तरफ हमारी पेश की हुई दानियाल की डमी अपना काम दिखाती रहेगी। तुम बहुत उलझी हुई चालें चलती हो, इसीलिए दुश्मन उलझ जाते हैं। तुम ख्वामखा ना उलझो, फरहाद का ख्याल रखो। उधर दानियाल कुछ परेशान हो गया था। वो सोनिया की किसी गहरी चाल के मुतल्लिक नहीं सोच रहा था, लेकिन फिलहाल पेरिस नहीं जाना चाहता था। 2-4 रोज मैडोना और करीना के साथ मसरूफ रहना चाहता था। प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मैडोना को करीना के रूप में लाना जरूरी था, वरना फ्रांसीसी जासूस उसे किसी जगह भी पहचान कर गोली मार सकते थे। उसने इटली के शहर रोम जाने के लिए शाम की फ्लाइट में अपनी एक सीट रिजर्व करवाई। वो तेल अबैब में एक फर्जी नाम से रहता था। इसी नाम से पासपोर्ट और दूसरे जरूरी कागजात भी थे। एक टेलीपैथी जानने वाले के लिए अचानक रोम और फिर पेरिस जाने का कानूनी इजाजतनामा हासिल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। असली करीना कैमरून उन दिनों लंदन में थी। उसने करीना के दिमाग में पहुंचकर उसकी सोच के जरिए उसे रोम जाने पर आमादा किया। अब मैडोना का मसला था, वो उसे भी रोम पहुंचाना चाहता था। वो 6 घंटे बाद तन्वीमी नींद से बेदार हो गई। चंद लम्हों तक उसका जहन खाली रहा। वो बिस्तर पर लेटी छत को तक रही थी। फिर उसने सोचा, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं? उसे याद आया कि वो करीना कैमरून है, तेल अबैब की रहने वाली एक दौलतमंद यहूदी बाप की बेटी है। दानियाल उसके दिमाग में खामोश रहकर अपने तन्वीमी अमल की कामयाबी देख रहा था। वो खुद को मैडोना की हैसियत से भूल चुकी थी। सिर्फ वही बातें याद रह गई थी जो दानियाल ने करीना से मुतल्लिक पूरी तफसील से बताई थी। फिर वो उठकर बैठ गई। होटल के कमरे को देखकर सोचने लगी, ये कौन सी जगह है, मैं अभी कहाँ हूँ? दानियाल ने पूछा, क्या तुम मेरी आवाज़ पहचानती हो? वह सहजदा सी होकर बोली, हाँ, ऐसा लगता है ये आवाज़ रग रग में समाई हुई है। तुम कौन हो? मेरा नाम ना पूछो। नहीं पूछूंगी। शायद तुम मेरे हाकिम हो।
तुम्हारी आवाज़ सुनकर सर झुक जाता है। ऐ मेरे हाकिम, मैं कहाँ हूँ? एक होटल के कमरे में हो। यहाँ से निकलो, एक टैक्सी में बैठकर शहर से बाहर जाओ। वो उसके हुक्म के मुताबिक कमरे से निकली, होटल का बिल अदा करके बाहर आई, फिर एक टैक्सी में बैठकर शहर से बाहर जाने लगी। दानियाल कह रहा था, शहर के बाहर तुम्हें कुछ देर इंतजार करना होगा, फिर एक हेलीकॉप्टर आएगा, तुम उसमें बैठकर मेरे पास आओगी। तुम कहाँ हो? मैं वहां हूं जहां तुम आओगी। मैं शहर से बाहर आ गई हूं, मुझे कहाँ रुकना चाहिए? किसी वीरान रास्ते के किनारे उतरकर एक तरफ चल पड़ो, मैं गाइड करूंगा। ये टैक्सी ड्राइवर मुझे ललचाई हुई नजरों से देख रहा है। ये दुश्मन का आदमी भी हो सकता है, इसके दिमाग में पहुंचकर नियत मालूम करो। वो सोचने लगी कि दिमाग में कैसे पहुंचना चाहिए। दानियाल ने ख्याल खोनी की परवाज में उसकी मदद की तो उसे पराई दिमाग में पहुंचने का तरीका याद आ गया। वो ड्राइवर की सोच पढ़कर बोली, ये कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ मेरे हुस्न शबाब को जबरन हासिल करने का इरादा कर रहा है। कोई खास परेशानी की बात नहीं, मैं टैक्सी रोक रहा हूं, तुम बाहर निकलकर दाएं तरफ जाओ, 2 पहाड़ियां नजर आ रही हैं, उसी सिमत चलती रहो, मैं तुम्हारे पास आता जाता रहूंगा। दानियाल ने ड्राइवर के दिमाग को काबू में किया। गाड़ी रुकने पर वो उतरकर जाने लगी। पहले ख्याल था कि ड्राइवर के दिमाग पर कब्जा जमाकर वापस शहर पहुंचा देगा या बहुत दूर आगे पहुंचा देगा, लेकिन इसमें वक्त ज़ाया होता। फिर अंदेशा था कि वो किसी आबादी में पहुंचकर एक पुरस्कार हसीना का जिक्र करता, अपने दिमागी तौर पर गुम होने की बात करेगा, तो ये बात लोगों से होते हुए हम ख्याल ख्वानी करने वालों तक पहुंच जाती। वो किसी गलती की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए ड्राइवर को गाड़ी समेत कुछ आगे ले गया, फिर वहां से गाड़ी को एक गहरी खड्ड में गिरा दिया। ड्राइवर का दिमाग मौत की तारीकी में डूबते ही उसकी सोच की लहरें वापस आ गईं। उसने मैडोना के दिमाग में झांक कर देखा, वो खैरियत से पहाड़ी की सिमत जा रही थी। दूर दूर तक इंसान तो क्या जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। वो मुतमईन होकर पेरिस के एक फ्लाइंग क्लब में पहुंचा। वहां से एक हेलीकॉप्टर उड़ाने का इरादा था। इस वक्त एक शख्स एक हेलीकॉप्टर में इटली के एक साली शहर नेपल्स की तरफ जा रहा था। पायलट वायरलेस के जरिए क्लब के एक अफसर से बातें कर रहा था। दानियाल उसके जरिए पायलट तक पहुंच गया। उसने आधे घंटे की प्रवास के बाद हेलीकॉप्टर को मैडोना के पास उतारा, फिर उसे लेकर फ्रांस की सरहद के पास जाने लगा। चूंकि पायलट और दूसरे मुसाफिर के पास इटली के शहर नेपल्स तक जाने का इजाजतनामा था, इसलिए वह आसानी से सरहद पार चली आई। मजीद 2 घंटे की प्रवास के बाद रोम पहुंच गई। शहर के बाहर एक वीरान इलाके में दानियाल के चंद मातिहत मौजूद थे। मैडोना को वहां उतारा गया, वो मातिहतों के साथ चली गई। दानियाल पायलट के दिमाग में मौजूद रहा। मुसाफिर परेशान होकर पूछ रहा था, ये तुमने किस हसीना को एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंचा है? तुम लोग हमारे लिए हेलीकॉप्टर चार्टर्ड करते हो और दूसरों से तगड़ी रकम लेकर उन्हें गैर कानूनी तौर से सरहद पार करा देते हो। दानियाल ने पायलट की जुबान से कहा, फिक्र न करो, अभी हम दोनों इस दुनिया की सरहद पार कर जाएंगे। मुसाफिर ने पूछा, ये क्या बकवास कर रहे हो? जरा नीचे देखो, हम जमीन पर नहीं समुद्र पर सफर कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर नीचे जाते जाते डूब जाएगा। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया? ये तो सोचो, तुम भी मेरे साथ डूब जाओगे। मजबूरी है, डूबना ही पड़ेगा। अगर हम दोनों में से कोई बचेगा तो वो पुलिस स्टेशन जाकर इस पुरस्कार हसीना के बारे में रिपोर्ट देगा, और मैं नहीं चाहता कि उस पटाखा हसीना की पब्लिसिटी हो। ए भाई, वो हसीना तुम्हारी क्या लगती है? अगर लगती है तो अकेले डूब जाओ, पहले मुझे नीचे उतार दो। ये देखो, नीचे ही उतर रही हैं, बहुत गहराई में उतर रही हैं। वो हेलीकॉप्टर समुद्र की सतह के बहुत करीब आ गया था। मुसाफिर अपनी जगह से उठकर पायलट से लिपट गया था और उसे हेलीकॉप्टर ऊपर ले जाने के लिए चीख चीख कर कह रहा था, लेकिन वो पूरे वजन के साथ समुद्र की सतह पर आया। पंखा पहले ही बंद हो चुका था। वो 2 मुसाफिरों समेत गहराई में डूबता चला गया। मैडोना एक को खुफिया अड्डे में पहुंचा दी गई। दानियाल ने पहली एक प्लास्टिक सर्जरी के माहिर को ताड़ रखा था, उसे टेलीपैथी के जरिए ट्रैप करके उस अड्डे में ले आया। उसके खास मातियत ने डॉक्टर के सामने करीना कैमरून की कई जावियों से उतारी हुई तस्वीरें रखकर कहा, इस हसीना के चेहरे को सर्जरी के जरिए इस तस्वीर वाली की हमशक्ल बना दो। वो परेशान होकर बोला, तुम लोग कौन हो और मैं अपने घर से यहां कैसे पहुंच गया हूं? सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी सर्जरी का सामान भी पहुंच गया। तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। जैसे ही काम खत्म करोगे हम तुम्हें $2 लाख अदा करेंगे। उसने ब्रीफकेस खोलकर नोटों की गड्डियां दिखाई। उसने पूछा, जबरदस्ती लाए हो तो जबरदस्ती काम भी करा सकते हो, फिर इतना भारी मुआवजा क्यों दे रहे हो? हम मजबूरन तुम्हें जबरदस्ती लाए हैं। तुमसे वक्त तय करके ये काम कराया नहीं जा सकता था। पहले मुझे बताओ, मैं यहां किस तरह आया? टेलीपैथी के जरिए। ओ आई सी, मैं तो फरहाद साहब का परिस्तार हूं। अगर वो मुझे अपना नाम बता देते तो मैं दौड़ा चला आता। दानियाल ने उसके दिमाग में कहा, डॉक्टर, मैं फरहाद बोल रहा हूं। ओ गॉड, आप मेरे दिमाग में बोल रहे हैं? हाँ, मुझे अफसोस है, मैंने जल्दी में आपसे गुस्ताखी की है। कोई बात नहीं, मैं अभी काम शुरू करता हूं। मैं इस हसीना को तस्वीर की ऐसी हमशक्ल बनाऊंगा कि तस्वीर वाली के माँ बाप किसी शक व शुबह के बगैर इसे बेटी तस्लीम कर लेंगे। उसने काम शुरू किया। दानियाल ने मैडोना के पास आकर कहा, मैं दूसरी जगह मसरूफ हूं। यह डॉक्टर तुम्हारा चेहरा तब्दील करता रहेगा। अगर कोई परेशानी हो तो सब्र और समझदारी से काम लेना। मैं अभी आऊंगा।
मैडोना ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम फरहाद है? दानियाल ने सवाल किया, तुम किसी फरहाद को जानती हो? नहीं, यह नाम मेरे लिए नया है, इस नाम को भूल जाओ। मैं डॉक्टर से काम निकालने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। वो मैडोना के दिमाग से निकलकर करीना के दिमाग में आया। वो लंदन से रूम पहुंच गई थी और उसी होटल में आ रही थी जहां दानियाल काम कर रहा था। वो अपने खुफिया अड्डे में जाकर मातहतों से रूबरू कोई काम लेना नहीं चाहता था, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता था। कोई भी किसी वक्त भी दुश्मनों के हाथों में खेलते हुए उसे गोली मार सकता था। जब ख्याल ख्वानी के जरिए हर हुक्म की तामील करा लेता था तो फिर सामने जाने की क्या जरूरत थी। उसने करीना को होटल के डाइनिंग हॉल में देखा। ब्यूटी क्वीन लग रही थी। उसने तहिया किया था कि हुस्न शबाब की इस मूरत को जरूर हासिल करेगा। वो इस कदर पसंद आई थी कि इसे मुस्तकिल अपने पास रखने के लिए मैडोना को इसका रूप दे रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसकी मेज पर आया। करीना ने नजरें उठाकर उसे देखा। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम अकेली हो क्या? मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो खुश्क लहजे में बोली, सॉरी, मैं तन्हाई पसंद करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी तन्हाई की प्रैक्टिस करूंगा। वो एक करीबी मेज पर जाकर एक कुर्सी खींचते हुए बैठ गया। फिर करीना के दिमाग में पहुंचकर उसकी सोच में बोला, मुझे इस अजनबी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उसकी सोच ने अपने तौर पर कहा, क्या मैं उसे अपने मजाज के खिलाफ अपने सामने बिठा लेती? हर ऐरे गैर को मुंह लगाना दानिशमंदी नहीं है। दानियाल ने फिर उसकी सोच में कहा, उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारने के बाद ये ऐरा गेरा नहीं रहेगा। करीना ने झुंझलाकर दानियाल की जानिब देखा। फिर सोचा, पता नहीं मैं क्यों इस कमबख्त के बारे में सोच रही हूँ। ये कोई गुलफाम तो नहीं है। जब इस पर दिल आएगा तो गुलफाम ही नजर आएगा। मेरा दिल और इस पर आएगा। मैं इस पर थूकना भी पसंद नहीं करती। वो एकदम से तिलमिला गया, जैसे थूक मुंह पर आकर पड़ा हो। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तेजी से चलते हुए डाइनिंग हॉल से निकलकर लिफ्ट के दरवाजे पर आया। फिर लिफ्ट के जरिए 12वीं मंजिल पर पहुंचा। वहां अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। फिर एक सोफे पर बैठकर करीना के दिमाग में पहुंच गया। वह सूप पी रही थी। उसके सामने मेज पर खाने की दूसरी डिशें रखी जा रही थी। उसने करीना को ऊपर सांस खींचने पर मजबूर किया, जिसके नतीजे में सूप हलक की तरफ जाने की बजाय दिमाग की तरफ चढ़ गया। फिर ऐसा ठुसका लगा कि हाथ से चम्मच छूट गया। वो खांसते खांसते मेज पर दोहरी हो गई। सब उसे देख रहे थे। वो मुअज़्ज़ज़ और नफासत पसंद लोग थे, बड़ी एहतियात से खाते थे। महफिल में कभी खांसते या छींकते नहीं थे। वो अपनी बेहतियाती पर शर्मिंदा हो रही थी। उसकी आंख से और कान से पानी बह रहा था। वो खाने से इनकार करते हुए उठ गई। लोगों की नजरों से भागती हुई डाइनिंग रूम से लिफ्ट की तरफ भागी। दानियाल ने एक हद तक उसके दिमाग को आजाद छोड़ा था, लेकिन दिमाग को लगाम देता जा रहा था। वो दरवाजा खोलकर कमरे में आई। फिर उसे अंदर से बंद करने के बाद उसके सामने पहुंचकर चौंक गई। परेशान होकर बोली, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो उसकी तरफ थूकते हुए बोला, यह तुम्हारा नहीं, मेरा कमरा है। तुम मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करती थी और खुद चलकर मेरे कमरे में आई हो। माइंड योर लैंग्वेज, तुम मुझे गाली दे रहे हो। वो गुस्से में पांव पटकती हुई बाहर जाना चाहती थी, मगर दरवाजा खोलने से पहले ही वापस आ गई। हैरत करते हुए बोली, ये मैं क्या कर रही हूँ? यहां से जाना चाहती हूँ, जा नहीं सकती। चीखना चाहती हूँ, चीख नहीं सकती। अपनी शर्म रखना चाहती हूँ, मगर रख नहीं सकती। मुझे क्या हो रहा है? क्या तुम विच डॉक्टर हो? मुझ पर जादू कर रहे हो? वो बोलते बोलते उसके पास सोफे तक आ गई। उसने कहा, तुम मुझसे नफरत कर रही थी। अगर इस वक्त वीडियो फिल्म उतारी जाती तो उसे देखकर अपनी जात से नफरत करने लगती। अब भी तुम बहुत कुछ समझ रही हो। हाँ, समझ रही हूँ, खुद को बिल्कुल ही बेबस समझ रही हूँ। तुम एक खतरनाक विच डॉक्टर हो। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मुझे सर से पांव तक खुश कर दो, फिर चली जाओ। मुझे अभी जाने दो। सॉरी, दरअसल मैंने तुम्हारी एक डमी तैयार की है। उसे तुम्हारी रफ्तार और गुफ्तार के अंदाज सिखाए हैं। अब यह सिखाना बाकी रह गया कि तुम तन्हाई में कैसी अदाएं दिखाती हो। आओ, मैं तुम्हारी स्टडी करूंगा। करीना ने ऐसी जंजीरें नहीं देखी थी जो दिखाई नहीं देती थी, मगर उसे जकड़े हुए थी। जज्बे कभी ऐसे पागल नहीं हुए थे जैसे इस पुरस्रार अजनबी के लिए हो रहे थे। वो होश में थी मगर अपने इख्तियार में नहीं थी। आज तक कोई चोर उसके बेडरूम से एक जेवर भी चुरा कर नहीं ले गया था, जबकि वो चोरी भी कर रहा था, सीना जोरी भी कर रहा था और बड़ी दीदा दलेरी से सारा खजाना लूटता चला जा रहा था। उधर मैडोना का नया रूप मिल रहा था। एक तरफ नई करीना बन रही थी, दूसरी तरफ असली करीना बिगड़ रही थी, टूट फूट रही थी और फूट फूट कर रोती हुई कह रही थी, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, यह सब टेलीपैथी का शैतानी अमल है। मैंने तेल अबैब में फरहाद अली तैमूर का बड़ा चर्चा सुना था, मगर सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसे शैतान निकलोगे। दुनिया तुम इंसान दोस्त फरहाद अली तैमूर कहती है। अगर तन्हाई में तुम्हारी ये जलालत और कमीनगी देख ले तो तुम्हारे मुंह पर थूकने लगे। वो बोल रही थी और रो रही थी। मैंने नैन्सी के साथ तुम्हारे बेटे पारस को एक बार तेल अबैब में देखा था। उस वक्त मालूम नहीं था कि वो पारस है। बाद में यह भेद खुला। मैंने बड़ी हसरत से सोचा था, काश ऐसा जवां मर्द मेरे नसीब में होता और मैं तुम्हारी बहू बनती, मगर तुमने तो बेटी जैसी बहू को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं अपनी नजरों से गिर गई हूं। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी।